हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का यूनिट 2 के धमाकेदार और इस शानदार सेशन में। इसमें टॉप 100 एमसीक्यूज़ को हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने दो तरह से क्वेश्चंस को बनाया है। एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग में आपको दिखेंगे और ये सभी के सभी पीवाईक्यूज़ हैं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें स्टार लगे हुए हैं। उन स्टार्स लगे हुए क्वेश्चंस को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया गया है और इनको एनालाइज करने के बाद इनको बनाया गया है। तो आप ध्यान से इनको सुनना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक ज़रूर है ये। सारा का सारा ये पूरा यूनिट 2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बस इस बात की चिंता, इस बात का लोड नहीं लेना है क्योंकि वो मैं ले लूँगा। आप बस इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद इसके ऑप्शंस को देखें, लगाने की कोशिश करें, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनें। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बेसिक समझ में आएंगी और इससे रिलेटेड कोई भी आसपास की चीज़ अगर वहाँ से सवाल बनता है आसानी से आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो इतना चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं वेल एंड गुड, और जो चीज़ें आपसे नहीं बन पा रही हैं उसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपसे बोला बीटी टॉक्शन के बारे में इनमें से कौन सी बात सत्य है। अब देखिए, इस सवाल का आंसर आप करिए पहले, आ रहा है आपसे कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले तो इसको आप ये समझना पड़ेगा बीटी टॉक्शन क्या होता है, सवाल क्या कहना चाहता है। तो जो दूसरा पार्ट है वो आपको ये बताएगा असल में इसका इस्तेमाल होता कहाँ है और ये हमसे क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। और बिल्कुल इससे रिलेटेड सवाल मैं आपको बताऊंगा कितने सारे पूछे जा चुके हैं अभी तक। देखो, बीटी टॉक्सिन के बारे में समझो पहले। ये एक प्रोटीन टॉक्सिन है। सबसे पहले तो प्रोटॉक्सिन जो है ये है प्रोटीन टॉक्सिन। इसको कौन बनाता है? बीटी बनाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो बीटी आप देख रहे हैं, इस बीटी का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे बैसिलस THU बैसिलस थोरेंजिनेसिस। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोटीन टॉक्सिन बनाएगा, ठीक है। अब ये प्रोटीन टॉक्सिन का काम क्या रहता है? ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए काम करता है। ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए, इंसेक्ट्स यानी कि कीट होते हैं, उनको मारने के काम में आता है। इसको हम बायो पेस्टिसाइड भी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन को हम बायो पेस्टिसाइड भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पेस्टिसाइड जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको कौन बना रहे हैं? बैक्टीरियाज बना रहे हैं। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ जो बीटी टॉक्सिन है ये दो प्रकार का देखने को हमको मिलता है। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इससे कितने सवाल आए हैं वो अभी देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। एक होता है जिसको हम बोलेंगे प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है। याद रखना ये बैक्टीरियाज बनाते हैं इसको, है ना। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसा रहता है इस चीज़ को मत भूलना, इनएक्टिव। अभी सारी चीज़ें बता दूंगा, है ना। और दूसरा एक देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्टिव टॉक्सिन, ठीक है। कौन बना रहा है इसको? बैक्टीरिया बना रहा है। ये किसी भी चीज़ को लॉस, किसी भी चीज़ को नुकसान ये नहीं पहुंचा रहा है अभी, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है कहाँ? ये जो कोई भी कीट होगा, जैसे ही वो इसको खाएगा, इस बैक्टीरिया को, मान के चलते हैं ये कोई सीड है जिस चीज़ से हम फसल को उगाते हैं, और उस फसल को जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, वो इसको खाते हैं। तो ये जैसे ही इसको खाएगा कोई कीट, तो कीट का जो अंदर पेट होगा, उसकी जो गट्स होंगे, उसकी जो इंटेस्टाइन होंगे, वो एल्केलाइन होती हैं। यानी वहाँ का जो पीएच है वो 9 to 11, इतना ज़्यादा पीएच यानी कि क्षारीय एल्कलाइन होता है वो। तो जैसे ही ये इसको खाएगा तो ये जो प्रोटोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे इसका एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म इसको हम कह रहे हैं। और जैसे ये एक्टिव होगा तो ये कीट है, इसके अंदर सब चीज़ों को, इसकी सेल्स को फाड़ देगा और इससे ये कीट जो है ये मर जाएंगे। अब समझो क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई ऐसी फसल है जिसको हम उगाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है बहुत, खाने के लिए, जीवन के लिए, लेकिन उसमें कीट पतंगे बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाते हैं फसल के टाइम पे। समझ आ रहा है? तो अब हमें ये कीट पतंगों को मारना है। अब इन कीट पतंगों को मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो केमिकल्स हमारी हेल्थ के लिए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक होंगे। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये कीट हैं ये भी मर जाएँ और इससे हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो।
तो इसमें हम क्या करते हैं, उसके सीड में जेनेटिकली उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं और उसमें हम ये जो बैक्टीरिया है जो मैंने आपको बताया बैसिलिस, इसको हम इसमें इंटेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया इसमें रहेगा और ये धीरे धीरे फसल ग्रो होगी, उगेगी और उसमें ये बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा और ये क्या बनाता है मेरे भाई, ये बीटी टॉक्सिन बनाता है। अब ये बीटी टॉक्सिन तो नुकसानदायक नहीं है, कोई परेशानी नहीं करेगा। अब बीटी टॉक्सिन को जैसे ये कीट खाएंगे, कीट अंदर से कैसा होता है, एल्कलाइन होगा, जिसकी पीएच इतनी होगी क्योंकि एक्टिव हो जाएगा प्रोटोटॉक्सिन और ये जो कीट है ये मर जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब हम इस फसल को खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे इससे, तो क्योंकि ये तो एक जहर है, एक टॉक्सिन है, तो हम इससे नहीं मरेंगे। इसका कारण ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटोटॉक्सिन है, जिसको बीटी टॉक्सिन भी आप कह रहे हो, जो प्रोटोटॉक्सिन है ये केवल तभी एक्टिव होगा जब इसको क्षारीय यानी कि एल्कलाइन इसको पीएच मिलेगा, जो कि कहाँ मिलता है, कीट के पेट में मिलता है। सर हमारे पेट में कैसा होता है, हमारा होता है पीएच जो कम होता है, जो कैसा होता है, एसिडिक, इसीलिए हम इसमें सर्वाइव कर जाएंगे। तो आपको मुझे लगता है सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा शानदार चीज़ है, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट आपने बताया, लेकिन सर क्या ऐसी चीज़ हम अभी तो कुछ बना पाए हैं जिसमें हमने ये बीटी टॉक्सिन और ये प्रोटोटॉक्सिन और ये बैक्टीरिया और ये कीटों को मार के देखा हो, कुछ ऐसा बनाया जिसको हमने कभी खाया भी हो? तो इसका बिल्कुल हमने ऐसा किया है। आपने अगर कभी देखा हो बीटी कॉटन के बारे में, अगर सुना हो बीटी कॉटन, और जो बीटी जो एक बैगन आता है, ब्रिंजल होता है ना, इसके बारे में अगर कभी सुना है तो मेरे भाई ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड वो सीड्स हैं जिनका वो हमने इसका इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पे दिखता है बीटी टॉक्सिन, आपको कहीं दिखता है क्रायोटॉक्सिन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्रायोटॉक्सिन इसी बीटी टॉक्सिन को हम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और अगर क्रायोटॉक्सिन की जगह कहीं आ जाए क्राय प्रोटीन, तब भी ये इसी का नाम होगा। यानी मेरा कहने का मतलब बीटी टॉक्सिन, क्रायोटॉक्सिन या फिर क्राय प्रोटीन, ये सब एक ही चीज़ की, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये जो बीटी है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बायोपेस्टिसाइड है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस रक्त संघटन कारक को हेज़मैन फैक्टर इसमें कहा जाता है? फैक्टर इसमें 12, 10, 8 और 2 आपको देखने के लिए ऑप्शंस में मिलेंगे। आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। चलो कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो, जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है तो खून बहता रहता है। अब उसको रोकने के लिए एक चेन रिएक्शन होती है, उस चेन रिएक्शन को ही हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना, है ना, उसका रक्त का थक्का जमना। लेकिन ये जो चेन है ना, इसमें कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को हम, जैसे फैक्टर 1, जैसे ये इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसे फैक्टर 1, 2, ऐसे 12, 10, 9, इस तरह से इनको हम जानते हैं, इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में जाकर के फाइब्रिन का जाल बनाते हैं, ठीक है। फाइब्रिन एक मैस बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, और जिससे जाके खून हमारा जो है जम जाता है। समझ आ रहा है? आप जानते हो ब्लड दो तरह से होता है, एक तो उसमें लिक्विड पार्ट होता है और एक उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें जैसे देखो समझो, एक तो समझाता हूँ, जैसे ब्लड में दो पार्टिकल्स होते हैं, दो चीज़ें रहती हैं। एक तो रहता है लिक्विड पार्ट जिसमें हम प्लाज्मा होता है ये देखते हैं, और इसके अलावा एक होता है जिनको हम बोलते हैं ब्लड के पार्टिकल्स, जिसमें आपको आरबीसी देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी, और आपका प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये एकदम इसका लिक्विड पार्ट है और ये इसमें जो सॉलिड पार्ट है वो होता है, और ये दोनों मिलकर के एक सेमी लिक्विड हमारा ब्लड बनाते हैं। सिंपल, ये तो बात हो गई। अब ये फाइब्रिन है ना, ये जाल बना देता है इस तरह से, जाली 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 इस तरह से। और जब ये फाइब्रिन जाल बना देगा तो इसमें से जो प्लाज्मा है ये तो आपको दिखता हुआ निकलता हुआ थोड़ा सा दिखेगा, और बाकी आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेट्स ये इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कहीं छिल जाता है, लग जाता है, कट जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद वहाँ पे आपको येलो येलो कुछ पार्ट दिखता है जो कि प्लाज्मा रहता है। समझ आ रहा है? इसको हम सीरम कहते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ इस तरह से ब्लड थक्का जमता है। लेकिन इससे पहले ये एक चेन रिएक्शन होती है जिसके फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 इस तरह से जोड़ रखा है। लेकिन इसमें पूछा आपसे कि हेज़मैन फैक्टर क्या है, ठीक है। ये PYQ मेरे दोस्त, मैंने इसको नहीं बनाया है, वैसा का वैसा इसको उठा लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में
ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये इसको एक पाथवे बोला जाता है, ठीक है। और इस पाथवे को बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इसमें ये रिएक्शन हो रही है। अब देखो, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, एक मरीज़ था, एक पेशेंट पर देखा गया जिसका नाम था मिस्टर हैजमैन। अब उसके शरीर में हमने ये देखा, हमने नहीं, डॉक्टर्स ने ये देखा कि उसकी क्लॉटिंग, उसका रक्त का थक्का कुछ देर में जम रहा है। और जब इसके बारे में पता किया गया, बहुत सारी चीज़ों को जब स्टडी किया, तब पता चलता है कि जो फैक्टर 12 है, ये उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में था ही नहीं। या तो कह सकते हैं था ही नहीं, या बहुत नेगलेक्ट जैसे फॉर्म में वो था, बहुत कम था, ठीक है। तब हमें ये पता चला कि अच्छा, ये फैक्टर 12 होने की वजह से, कम होने की वजह से रक्त का थक्का काफ़ी लेट जमता है। तो इस फैक्टर 12 को ही मेरे दोस्त हैजमैन फैक्टर कहा गया। फिर से बता रहा हूँ, एक चेन रिएक्शन होती है जब भी कहीं कट लग जाता है, क्योंकि खून का वहाँ पे रक्त का, क्योंकि वहाँ पे रक्त का थक्का जमना आवश्यक होता है, तो एक चेन रिएक्शन होती है। तो वो ऐसे नंबर्स में होती है। नंबर्स में क्या, एक किसी को एक्टिव करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिव करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिव करेगा, इस तरह से रिएक्शन इसमें होती है। इसी में से इसका जिसका लेट जमा, तब हमने उसमें देखा कि जो फैक्टर 12 था लास्ट में, वो इसमें काफ़ी कम था, जिसकी वजह से ये हो रही थी। इसी वजह से इस फैक्टर 12 को हैजमैन फैक्टर का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये पहली बार किसी पेशेंट में जिसमें देखा गया था व्यक्ति में, उसका नाम हैजमैन था, ठीक है। अब चलो चलो थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। जैसे फैक्टर 12 है, ये सबसे पहले क्या होगा, एक तरह से मानो स्टार्ट करेगा रिएक्शन को, ठीक है। और जब ये स्टार्ट करेगा तो ये एक्टिवेट करता है तुम्हारा 9 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मतलब ये 10 को करेगा, फिर ये 9 को करेगा, 9 फिर एक्टिवेट आपका जो 8 है उसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये 10 को एक्टिवेट करेगा, फिर ये आपका फिर से 10 को एक्टिवेट करेगा। इस तरह से ये चीज़ें होती जाती है, मतलब एक रिएक्शन चलती जाती है। तो इस तरह से पहले बनेगा आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन के बाद आपको देखने को मिलेगा थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन के बाद आपका फाइब्रिन बनता है। और ये वही फाइब्रिन है जो मैंने यहाँ पे बताया, ये जाल बन जाता है, और फिर यहाँ पे आके आपकी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो इस तरह से ये मेरे भाई काम करता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन देखो, PYQ में क्या पूछा गया है, फैक्टर 12। अब क्या यही द्वारा पूछा जाएगा फिर से, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन आपसे जो चीज़ें हैं वो बाकी फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका भी नाम पूछा जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि फैक्टर जो 1 है, ये इधर फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है, और इधर यहाँ पे इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो पूछेगा। तो फैक्टर 1 है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम याद रखना फाइब्रोनोजिन। ये लास्ट वाला वही है फाइब्रिन, क्योंकि ये उल्टी रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का फैक्टर है, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं, एक 10 वाला फैक्टर है जो इसमें ऑप्शन में दिया था, इसको याद रखना, स्टुअर्ट स्टुअर्ट पावर फैक्टर, एक आप ये याद रखना। और इसके बाद एक है 12, 13 है ना, 12 नहीं 13, इसको हम बोलेंगे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। और एक जो 12 जो मैंने बता दिया, इसको तो हैजमैन फैक्टर बोलते ही हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखेंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फूड बॉर्न डिसीजेस, फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण आमतौर पर क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फूड बॉर्न डिसीज या फिर फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल संक्रमण यानी वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट या फिर फंगस। अच्छा सवाल है, PYQ है ये भी। फूड पॉइजनिंग तो क्या है मेरे भाई, जैसे ही आपने खाना खाया तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टा रिएक्शन होने लगेगा, या तो आप उससे बीमार पड़ जाएंगे, आपको उल्टियाँ होने लगेंगी, या आपको लूज मोशंस लग जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें फूड पॉइजनिंग को, ये जो फूड पॉइजनिंग है बेसिकली ये दो तरह से होती है आपकी बॉडी में। एक होती है जो इन्फेक्शन, जिसको हम बोल देंगे, सुनते चलो पहले, इन्फेक्शन फॉर्म में, और एक होगा जिसको हम बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन मैंने यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है, ये याद रखना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ये क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे बॉडी के अंदर आपके एंटर हो जाएंगे किसी भी खाने के थ्रू या किसी भी तरह से, और आपकी बॉडी में ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, चलो मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद एक होता है जो मैंने लिखा इंटॉक्सिकेशन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये खाए नहीं जाते, इनके द्वारा बनाया हुआ टॉक्सिन। अब देखो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हम खा लेंगे, इसमें क्या होगा, इनके द्वारा बनाया गया जो टॉक्सिन होगा खाने में हमने वो खा लिया होगा। आंसर हमारा यहाँ पे बैक्टीरियल टॉक्सिन हो जाएगा पहली चीज़ तो। अब देखो ये बोल रहा है फूड बॉर्न डिसीज़, फूड पॉइजनिंग, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बैक्टीरियल टॉक्सिन को हम इसमें आंसर करेंगे। अब आप कहेंगे सर इन्फेक्शन भी तो है जो यहाँ पे दे रखा है, तो अब समझो ऑप्शन ए हमने इसलिए लगाया है। देखो कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ स्टेफिलोकोकस होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम होता है। अब देखो सारी चीज़ें लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सुनते चलो। स्टेफिलोकोकस होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम होता है, बैसिलस सेरियस होता है। ये ऐसे टॉक्सिन्स बनाते हैं जो हीट स्टेबल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाने को पका दें तो उसके बाद ये बैक्टीरिया मर जाएं या इनके द्वारा बनाया हुआ टॉक्सिन है ये ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है, ये उसमें रहेगा हमेशा। ठीक है, इसलिए दुनिया भर में फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा जो कॉमन कारण होता है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स ही माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एटीपी बायोल्यूमिनेसेंस ये किस चीज़ में उपयोग किया जाता है बताओ, रैपिड डिटेक्शन है ये, किस चीज़ में इस्तेमाल इसको किया जाता है? माइक्रोबियल कंटेमिनेशन में किया जाता है, पीएच मापने के लिए किया जाता है, फैट का कंटेंट मापने के लिए, या फिर प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ एटीपी, यहाँ पे समझो। ठीक है, एटीपी क्या है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा यानी कोई भी जीव होगा, चाहे तो वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो सिंगल सेलुलर हो, वो किससे बना है मेरे दोस्त, वो सेल से मिलकर के बना है। और अगर सेल से मिलकर के वो बना है तो सेल जहाँ पे एनर्जी जिसको चाहिए होती है, क्योंकि सेल ग्रोथ करती है, टूटती है, फूटती है, रिपेयर करती है, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉडी में एनर्जी बनता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, हर किसी चीज़ को अलग अलग चीज़ों से मिलेगा। तो उनमें याद रखेंगे आप कि एटीपी में ऊर्जा को करेंसी, इसको हम एनर्जी करेंसी इसको कहते हैं। सेल की एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, हम एटीपी को कहते हैं। तो एटीपी हमको चाहिए होगा। अब देखो कितनी शानदार चीज़ है, यहाँ पे ये हमारा यूनिट है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, मोल्ड ये आते हैं, इनको तो हम पढ़ते ही हैं। लेकिन इनको कैसे डिटेक्ट करना है खाने में से, अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, है ना, ये चीज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये डिटेक्शन करने की एक बड़ी शानदार तरीका है। जैसे खाना है, यहाँ पे फूड है, अब इस फूड में पे एटीपी अगर एटीपी है तो इस एटीपी का होने का मतलब ये है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, समझ आया? तो इससे क्या होता है, इसमें लाइट रिएक्शन होता है, इसमें लाइट प्रॉपर जलती हुई ऐसे दिखती है, इस तरह से, समझ आ रहा है? इसलिए ये मेथड ऐसा बताता है कि सरफेस पे किसी खाने के या यूटेंसिल या फिर फूड या फिर वाटर, उसमें माइक्रोब्स हैं या फिर नहीं हैं, समझ आया? बेसिक सी चीज़ है, ये एक तरीका है बस। तो ये हमें क्या बताता है मेरे भाई, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बताता है। किसी माइक्रोब के द्वारा उस खाने को अगर कंटेमिनेट कर दिया गया है, ख़राब कर दिया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म वो होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर वो होगा तो उसमें एटीपी भी होगी, है ना, और एटीपी से ये रिएक्ट करती है, ये वाली रैपिड किट, तो ये रिएक्ट करेगी तो इसमें लाइट आपको दिखती है ना, लाइट रोशनी थोड़ी सी दिखती है, और ये बता देता है कि भाई ये कंटेमिनेटेड फूड है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आप याद रखें। तो यानी जिस मशीन से खाने को बनाया गया तो उसे क्लीन करो क्योंकि उसने कंटेमिनेट किया है। बेसिकली फूड इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, डेयरी में, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसा मेथड है, 5 से 10 मिनट में ही सारी चीज़ें ये बता देता है, 5 से 10 सेकंड में ही सारी चीज़ें बता देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, किमची में प्रमुख सूक्ष्मजीव इनमें से कौन सा होता है, बताइए। मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटेड फूड किमचीज, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, एस्परगिलस या फिर क्लोस्ट्रीडियम, बताएं। देखो किमची जो है ना, ये एक जापानी नहीं, एक कोरियन फर्मेंटेड फूड है। ठीक है, फर्मेंटेड ये फूड है, ठीक है। और ये किससे बनता है, ये कैबेज, जो हम पहले भाई एक बार पढ़ चुके हैं, कैबेज से बनता है। और कैबेज के साथ में मसाले डलते हैं और इसके बाद होता है इसमें फर्मेंटेशन। ठीक
ठीक है, इतनी बेसिक सी बात पहले तो याद रखेंगे। लैक्टिक LAB जो होता है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये इसमें सबसे कॉमन लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। देखो लैक्टोबैसिलस एक टाइप है जिसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है यहाँ पे लैक्टोबैसिलस प्लैंटरम, इसको आप याद रखेंगे। और इसके बाद एक और होता है, उसको छोड़ो, केवल ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फर्मेंटेड यहाँ पे कराएगा। ठीक है, चलो इसमें क्या करता है बताओ मुझे। ये वेजिटेबल जो होती है उस वेजिटेबल को फर्मेंटेड करता है। फर्मेंटेड देखो, स्पॉइलेज होना एक अलग चीज़ है, वो खाने को ख़राब कर देता है, और जो फर्मेंटेशन है ये कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को अच्छा करता है, बेहतर करता है, टेस्टी बनाता है, या फिर खाने के रूप को बदल देता है। जैसे फर्मेंटेशन ही तो हो रहा है दूध से दही का बनना। ठीक है, आपने मैंगो है और उसको काट के प्रॉपर तरीके से, ग्रीन हरे मैंगो को, और उसमें मसाला डाल के, तेल डाल के और नमक डाल के रख दिया, तो फर्मेंटेशन उसमें होता है, उससे अचार बनता है उसका। तो वो जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और जो स्पॉइलेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलो, और इसके बाद सैक्रोमाइसिस, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, ये क्या है बताओ। ये बैक्टीरिया है? नहीं, ये ईस्ट होता है। और ये याद रखना, एल्कोहल जो फर्मेंटेशन होता है ना, उसमें ये काम आता है, किमची में नहीं आता। एस्परगिलस की बात करेंगे तो ये क्या है बताओ, ये फंगस होता है ना। और ये जैसे सोया सॉस होता है, मीसो है, इनमें यूज होता है ये। और क्लोस्ट्रीडियम की बात करेंगे तो ये एक बैक्टीरिया है, और कैसा बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसकी अब्सेंस में ग्रोथ करता है। तो ये मेरे भाई फर्मेंटेशन में हेल्प नहीं करता है, ये स्पॉइल करता है खाने को, यानी कि प्रॉपर तरीके से इसको ख़राब करता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दूध उत्पादों में सबसे अधिक जिम्मेदार स्पॉइलर इनमें से कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, मोल्ड, या फिर कॉलीफॉर्म? ये तो बहुत आसान सवाल है, आप बता सकते हो। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस इसमें आपका हो जाएगा। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया एक चीज़ कि जो फूड है, जो दूध है, मिल्क है, इसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं। अब इसको कंप्लीट फूड क्यों कहते हैं बताओ। इसको कंप्लीट फूड दोस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो पानी होता है मेन तो, है ना, 87% के आसपास। इसमें शुगर होती है जो लैक्टोज होता है ना। इसके अलावा इसमें केसीन नाम का प्रोटीन होता है, और शुगर होती है, इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और ये प्रोटीन भी है इसमें, है ना। और इसके अलावा इसमें फैट भी होता है ना। और इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन होती है। तो हमारी बॉडी को जो मैक्रो माइक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से दूध में मिलते हैं। तो एक तरह से हमारा कंप्लीट फूड होता है, सारी चीज़ें इसमें बेसिकली होती हैं। ठीक है, और जब ये कंप्लीट फूड हमारे लिए है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं ना, उनके लिए भी ये हेवन की तरह है, स्वर्ग की तरह है, क्योंकि उनको भी तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, इसीलिए बहुत जल्दी स्पॉइलेज हो जाता है ये। मिल्क स्पॉइलेज कैसे होता है? देखो, जो लैक्टोज होगा उसमें, इस लैक्टोज का फर्मेंटेशन हो जाएगा, और ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और ये खट्टा हो जाएगा। और कौन बनाएगा? लैक्टोबैसिलस इसको बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, जो मैंने आपको बताया था, ये इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसको ख़राब करता है। इसके अलावा ईस्ट, आप जानते हो, ईस्ट तो शुगर का फर्मेंटेशन करता है, हमने अभी अभी देखा था। फ्रूट जूस हो गया, शुगरी फ्रूट्स हो गए, उनको स्पॉइल करता है। वहीं मोल्ड की बात करेंगे तो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, सीरियल्स होते हैं, चीज़ होती है, इसको ख़राब करने वाला होता है। वहीं कॉलीफॉर्म की बात करेंगे दोस्त, तो ये कॉलीफॉर्म देखो, ये भी फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, लेकिन याद रखना ये पार्सली करता है। पार्सली का मतलब है आधा अधूरा, थोड़ा बहुत करता है। लेकिन यहाँ पे हमको बेसिकली प्रॉपर तरीके से लैक्टोबैसिलस, जो कि सबसे अधिक जिम्मेदार यहाँ पे स्पॉइलर माना है, इसकी हमें बात करनी थी। तो कॉलीफॉर्म भी यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर ये, ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मीट, पोल्ट्री और मछली, प्रमुख स्पॉइलर आमतौर पर इनमें से कौन सा है इनके लिए? क्लोस्ट्रीडियम है, सैक्रोमाइसिस है, लैक्टोबैसिलस है, या फिर पेनिसिलियम देखने को मिलेगा। मीट, पोल्ट्री और मछली, इनमें सबसे प्रमुख स्पॉइलर हमें यहाँ पे बताना है, बताओ। अगेन मांस में भी मैंने जैसे आपको बताया, देखिए आप देखिए यहाँ पे ये जो मीट है, मीट में भी आपको क्या मिलेगा बताओ? सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, और इसमें मॉइस्चर भी होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है, और इसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ब्लड भी होता है, और ब्लड के अलावा इसमें टिश्यूज़ तो हैं ही, टिश्यूज़ हैं तो मसल्स हैं तो प्रोटीन है। तो इसी वजह से प्रॉपर जो माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पे भी
स्पॉइल इसको कर देते हैं, अपनी ग्रोथ यहाँ पे करा लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि जो मीट है इसमें जो स्पॉइलेज होता है, खराबी होती है, ये दो प्रकार की देखने को आपको मिलती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं अनएरोबिक, जो बैक्टीरिया होते हैं वो, यानी कि ऑक्सीजन न होने पर भी बढ़ने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। और एक जो दूसरा है वो होता है, ये पी है ना, प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मीट में प्रोटीन होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें स्पॉइल का कारण बनेंगी, एक तो अनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। और अनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे पहले ऑक्सीजन न होने पे बढ़ेंगे। कैसे होता है देखो, मांस में जो अंदर जो डीप में जो मसल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ अच्छे से ये बढ़ते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद प्रोटियोलिटिक एक बैक्टीरिया होते हैं, वो इस प्रोटीन को तोड़ते हैं, और प्रोटीन टूटेगा यानी कि प्रोटीन का डीनेचर हो रहा है। और जब डीनेचर होगा तो ये ख़राब हो जाएगा पूरा का पूरा, इसका टेक्सचर स्मेल देने लगेगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और याद रखो क्लोस्ट्रीडियम ये दोनों करेगा, ठीक है। अनएरोबिक भी होता है और ये प्रोटीन को भी तोड़ देता है, ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो स्पॉइलेज होगा मीट में, पोल्ट्री में, फिश में, तो वो हमें यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप सबने इतना इतना पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बड़े ही निराले होते हैं। ये खाने को तो ख़राब करते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिवली इम्पेक्ट करते हैं खाने को, कुछ नेगेटिवली करते हैं। तो जो पॉजिटिवली करते हैं उनको तो हम अपने खाने में, फूड प्रोसेसिंग में, इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल उसका प्रॉपर तरीके से करते हैं। और जो नेगेटिव तरीके से करते हैं उनसे हमें खाने को बचाना होता है। लेकिन अब इनमें अलवेलापन ये होता है कि कई प्रकार के होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो हीट होगा, जैसे मान लो ऐसे होंगे कि अगर हीट को बढ़ा दो तो मर जाएंगे, तो बढ़िया है, हीट बढ़ा देंगे। एक ऐसे होंगे कि हीट को बढ़ाने पे ग्रोथ करेंगे, तो उनके लिए हमको हीट को कम करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे कि पीएच को बढ़ा दो तो वो मर जाएंगे, और ऐसे होंगे कि पीएच को घटा दो तो ज़िंदा रहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि पीएच को बढ़ा देंगे तब भी ज़िंदा रहेंगे, और पीएच को घटा देंगे तब भी ज़िंदा रहेंगे। समझ आ रहा है ना? इस तरह की ये चीज़ें रहती हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो हमें इसको पूरा स्टडी करते हैं और सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो क्लोस्ट्रीडियम है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये सबसे पहले तो कैसा होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है, यानी कि हीट को झेल जाता है। इसके अलावा अनएरोबिक ग्रोथ करता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्रोथ करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको टाइम टाइम पे चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस है, बताओ ये क्यों गलत है यहाँ पे? ये इसलिए गलत है कि ये जो सुगरी फूड्स होते हैं जिनमें लैक्टोज, जो सुगरी फूड होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये ज़्यादा पाया जाता है, जिनमें शुगर होती है ज़्यादा, उनको स्पॉइल करता है सैक्रोमाइसिस। लैक्टोबैसिलस ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बताया एसिड फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो रहते हैं, ये मीट में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पेनिसिलियम मोल्ड होता है ये एक प्रकार का, और ये ड्राई मीट होती है, सॉस होते हैं, उनके सरफेस पर ग्रो करता है। प्राइमरी स्पॉइलेज नहीं है ये, है ना। प्राइमरी स्पॉइलेज यहाँ पे पूछा गया है, प्रमुख इस चीज़ को हमेशा याद रखना है क्या पूछा गया है, तो क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सीरियल जो होते हैं, ठीक है, ये सीरियल होते हैं, पल्सेस होते हैं, ऑयल होते हैं, इनमें स्पॉइलेज के लिए सबसे प्रबल किस जाति की औषधि यानी किस फंगस को माना जाता है? इस तरह से आप समझेंगे इसको, एस्परगिलस, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस या फिर स्टेप्टोकोकस, बताएं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, मतलब जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ज़्यादा ये जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मॉइस्चर जितना कम होगा उतनी ही जल्दी जो है ये अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा लेते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये जो सीरियल्स होते हैं, दाल होती हैं, आपने देखा है इनमें तो मॉइस्चर काफ़ी कम होता है, पानी काफ़ी कम होता है, सूखे सूखे दाने होते हैं वो तो इसकी वजह से इनमें एक तो क्या होता है, पानी की कमी होती है, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन मॉडरेट होते हैं, यानी कि इनमें प्रोटीन होती है और इसमें जो मॉइस्चर है वो इसमें कम होता है, कम होता है ना। और प्रोटीन इनमें प्रॉपर होती है, क्योंकि दालों में, इनमें सब में प्रोटीन तो होता है, इसलिए तो हम खाते हैं। और इसके अलावा आप जानते हो कि इनका जो स्टोरेज करने का टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है, यानी जैसे सब्जियों को हम इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते अपने घर में, जितना लंबे समय तक हम ये जो सीरियल्स होते हैं, पल्सेस, दाल होती हैं, अनाज होता है, इसको हम रख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ तो आप यहाँ पे
समझ गए होंगे। तो लो मॉइस्चर होने की वजह से एक ऐसा बैक्टीरिया जो ठीक है, तो लो मॉइस्चर होने की वजह से अब इसमें देखो बैक्टीरिया है वो तो बढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, है ना, लेकिन बैक्टीरिया न बढ़ने की जगह एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं फंगस। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि इनकी टीम अप है, बैक्टीरिया जैसी कंडीशन नहीं है तो बैक्टीरिया नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये उसका भाई फंगस आ जाता है, ये बढ़ जाता है। अब इस फंगस में सबसे मेन है एस्परगिलस। ठीक है, खासकर ऐसी गर्म जगह और ऐसी नम जगह जहाँ पे ग्रो करता है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी चीज़ें स्टोरेज होती हैं वहाँ पे ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि ये सारे के सारे ये एस्परगिलस इसको ख़राब कर देता है। ये एक फंगस है, ये इसमें ग्रो करता है। ठीक है, और इसको ग्रो करने के लिए लो मॉइस्चर चाहिए, ग्रेन पल्सेस सॉइल्स इनमें बहुत जल्दी जल्दी होता है। और याद रखना ये क्या बनाता है, सबसे सुपर इम्पोर्टेंट आपका सवाल है, ये बनाता है एफ्लाटॉक्सिन, जिसको हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इसको ये बनाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। याद रखो ये जीन म्यूटेट कर देता है और हमारे यहाँ हमारे बॉडी में ये कैंसर बनने के लिए कैंसर बनने के लिए शुरुआत ये कर देता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा बाकी के सारे ऑप्शंस यहाँ हमारे काम के नहीं हैं। बैसिलस आप जानते हो, ये दूध से रिलेटेड हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लैक्टोबैसिलस, ये तो वही हो गया मिल्क वाला, है ना। बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये डेयरी और ह्यूमन इन्फेक्शन इन आदि का होता है। सिरिल स्पॉलिसिस का लेना देना नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसको चाहिए होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंड फूड में माइक्रोबियल टेक्निक में कौन सा सामान्यतः इसमें से उपयोग किया जाता है, बताइए। एसपीसी, पीएच, या फिर एडब्ल्यू मापन, या फिर आरडीए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी पीवाईक्यू है, बनाया नहीं है, वैसा का वैसा उठाया है। चलो देखो, यहाँ तो कैंड फूड जो होते हैं ना, इनको हाई हीट प्रोसेसिंग पे पहले तो इनको तैयार किया जाता है और एयर टाइट कंटेनर रहते हैं उनसे इनको सील किया जाता है। ठीक है, तो याद रखो इनमें बेसिक जो बहुत नॉर्मल प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, वो तो इसको ख़राब नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जो बिगेस्ट जो डेंजर होता है वो होता है मेरे भाई क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम। ठीक है, अब देखो बताता हूँ आपको, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, इसको आप याद रखेंगे सबसे पहले। तो देखो ये बनाता है मेरे भाई स्पोर्स। अब स्पोर्ट्स की कहानी तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इतना डिग्री टेम्परेचर है नहीं, केवल एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि 55 डिग्री सेल्सियस पे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम ये जिंदा रह सकता है। आपने कहा कि यार इतने पे तो जिंदा है, हमें इसको मारना है, तो आपने बढ़िया इसको कैन में पैक किया और इसको प्रॉपर तरीके से एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद किया, और इसके बाद आपने इसको 60 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको ले गए। ठीक है, आपको लगेगा ये मर गया, लेकिन ये मरेगा नहीं, ये 55 पे इनएक्टिव हो जाएगा, यानी अभी कुछ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपनी बढ़ा नहीं पाएगा खुद को। और इसके साथ ही ये अपने स्पोर्ट बना देगा मरने से पहले, एक अपनी डुप्लीकेट कॉपी जैसी बना देगा। लेकिन क्या ये काम करेंगी, ये भी इनएक्टिव रहेंगी, है ना। और जैसे ये ठंडा होकर फिर से 55 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और फिर से ये एक्टिव हो जाएंगे। ये स्पोर्ट्स, कहने का मतलब है ये मरे नहीं, ये अमर हो गए एक तरह से। इन्होंने अपनी मरने से पहले जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, अपनी स्पोर्ट्स कॉपी बना दी इसकी, और ये कॉपी इनएक्टिव रहेंगी तब तक जब तक कि इनका जो आइडियल टेम्परेचर है जिस पे ये ज़िंदा रह सकते हैं या अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे ही आएगा फिर से एक्टिव हो जाएंगे और फिर से अपना ये काम करना शुरू कर देंगे। समझ आया, तो ये स्पोर्ट्स बनाता है। सबसे पहले तो आप ये रखेंगे, तो याद रखना मेरे भाई, ये इसको अब मापने के लिए हमने कई प्रकार के टेक्निक्स हमारे पास होते हैं, लेकिन सबसे यहाँ पे कॉमन टेक्निक पूछी है जिसका नाम है एसपीसी, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक तो खाना प्रोडक्ट सेफ़ है या नहीं हमें ये बताएगा, और इसके अलावा एसपीसी का काम रहेगा यहाँ पे वाइबल बैक्टीरिया, यानी कि लाइव माइक्रोब्स यहाँ पे कितने हैं उनकी ये काउंटिंग करता है, और उस चीज़ के लिए हमारे लिए काम का ये होता है। ठीक है, बाकी का ये पीएच मेजरमेंट, इसका ये कोई काम नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे वाटर एक्टिविटी और ये एडब्ल्यू मेजरमेंट, या एडब्ल्यू मतलब वाटर एक्टिविटी वाला ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी डायरेक्टली यहाँ पे नापने से कोई मतलब नहीं है। ये आरडीए, आरडीए तो यहाँ पे बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि ये न्यूट्रिशंस में यूज होता है कि आपको कितना डेली क्या चीज़ खाना है, क्या लेना है। ठीक है, तो इसका हमारे से यहाँ पे लेना देना कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ लिया आपसे एसपीसी, यहाँ पे आ गया टीपीसी। टीपीसी क्या मापता है बताइए।
बाइबल माइक्रोब्स, डेड सेल्स या फिर टॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी ऑप्शन ए ही इसका आंसर क्यों है थोड़ा सा और समझो। टीपीसी क्या करेगा दोस्त, ये एक टेक्निक है, ये माइक्रोब्स को काउंट करता है, लेकिन हमेशा ये जिंदा जो लाइव माइक्रोब्स होंगे केवल उनको ही ये काउंट करेगा। यानी कि फूड सेफ्टी का सबसे मेन इंडिकेटर यही है। टीपीसी हाई होगा तो फूड अनसेफ होगा, और टीपीसी अगर लो होगा तो फूड सेफ होगा। इतना आप याद रखें। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि टीपीसी अगर हाई है तो जो फूड है ये अनसेफ है, यानी कि सेफ ये नहीं है। और वहीं अगर टीपीसी अगर लो है तो इसका मतलब है कि जो फूड है मेरे भाई वो सेफ़ है। इस तरह से भी सब सवाल आपसे पूछ सकता है। चलो अभी यहाँ पे कह रहा है डेड सेल्स, तो इनको करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लेट पर ग्रो ही नहीं करेंगे। ग्रो नहीं करेंगे तो ये क्या नहीं होगा मेरे भाई, ये काउंट नहीं होगा। इसके अलावा टॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन, टॉक्सिन टेस्ट ये अलग से होते हैं, जैसे एलिसा टेस्ट जो यहाँ आगे जाके आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऐसा सवाल मिलेगा। एलिसा टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, ये यहाँ पे काम का नहीं है। और पीएच, ये पीएच क्या करेगा, ये तो पीएच यानी कि फूड की क्वालिटी को बताएगा कि कैसा है, ये एसिडिक है या फिर अब बेसिक है ना, ये चीज़ आप बताएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बोटुलिनियम टॉक्सिन का स्रोत इनमें से कौन सा जीव है बताइए। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है, स्टेफिलोकोकस, सैल्मोनेला है या फिर ई कॉलाई। चलो तो इतना तो समझते हो ना मेरे भाई, ये जो बोटुलिनियम टॉक्सिन है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक टॉक्सिन है, दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, और इसकी सिर्फ नैनोग्राम मात्रा भी अगर शरीर में पहुंच गई ना तो बॉडी को पैरालाइज कर सकती है जी। लेकिन ये मिलेगा सर कहाँ हमें, ये कैंड फूड होंगे ना, इनमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो इम्प्रॉपर तरीके से पैक किए गए होंगे। ठीक है, जो इम्प्रॉपर कैंड फूड होंगे, जिनको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया होगा, उनमें ये मिलेगा। ठीक है, इसका सोर्स क्या है बोटुलिनियम टॉक्सिन का, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो ऑप्शन ए है ये इसका सोर्स होगा। एक तो होता है ये अनएरोबिक, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कैंड फूड कैसे होते हैं, एकदम प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं जिनमें अंदर ऑक्सीजन जाती नहीं है, और इसको ज़िंदा रहने के लिए, खुद की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, ये टॉक्सिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन हो नहीं, तो इसके लिए एक कंडीशन तो ये बन गई। इसके अलावा ये जो कैंड फूड होते हैं आप जानते हो कि इनको बहुत अच्छे से स्टरलाइज किया जाता है, हीट इनको किया जाता है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, स्पोर्ट्स बनाना जानता है। स्पोर्स यानी कि जैसे ही इसको हीट दी जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने स्पोर बना देगा और इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही फिर ये हीट इसकी कम होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, आइडियल इसकी कंडीशंस आएंगी, तो फिर ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरी कंडीशन ये बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी एक और हो सकता है कि जो हाई हीट होती है उसको झेल जाता है, रेसिस्टेंट स्पोर्ट्स ये बनाता है। तो चलो इससे ही रिलेटेड हो गया, कोई नया पॉइंट नहीं है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ये बोल रहा है, ये बताइए क्यों गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन नहीं बनाता है, ये बनाता है मेरे भाई एंड्रोटॉक्सिन बनाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और सैल्मोनेला की बात करेंगे तो ये इन्फेक्शन करता है, डायरिया हो गया, टॉक्सिन वॉक्सिन नहीं बनाता है। ई कोलाई इसलिए गलत है क्योंकि ये शीगा टॉक्सिन बनाता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन ये नहीं बनाता है। हमने देखा यहाँ पे कि बोटुलिनियम टॉक्सिन जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक एक टॉक्सिन है, जो कौन बनाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बनाएगा। हमने समझ लिया ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा टाइफाइड, ये कि फूड बॉर्न ये एक एजेंट है, इसका कौन सा है बताइए। सैल्मोनेला टाइफी, विब्रियो, शिगेला या फिर कैम्पिलोबैक्टर। टाइफाइड क्या है, एक तो ये फूड से होगी और दूसरा ये वाटर से ये बनने वाली एक खतरनाक ये एक बीमारी है ना, फूड बॉर्न डिसीज़ है ये। और इसका कारण कौन होता है बताएं। इसका कारण होता है मेरे भाई ऑप्शन ए सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। सैल्मोनेला टाइफी के बारे में थोड़ा सा समझ लो। एक तो एक ऐसा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, अभी आगे चलते चलिए, इसमें सवाल हैं, वहाँ मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसको आप बस थोड़ा सा समझ लो। ये सैल्मोनेला टाइफी, इसके अलावा कंटेमिनेटेड जो पानी होगा, कंटेमिनेटेड खाना होगा, अनहाइजेनिक फूड होगा, वहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, लगातार आपको फीवर आता है, वीकनेस हो जाती है ना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दुनिया में टाइफाइड का जो मेन कॉज है ना वो एस टाइफी यानी कि सैल्मोनेला टाइफी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो इसको बस आप याद रखेंगे, आसान सा सवाल है। ये विब्रियो इसलिए गलत है क्योंकि ये कॉलेरा के लिए जिम्मेदार होता है, और बेसिकली ये सी फूड होते हैं,
वहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं शिगेला की बात करेंगे, ये इसलिए मेरे भाई गलत हो जाएगा क्योंकि ये टाइफाइड नहीं, ये एक्चुअली डायसेंट्री करके होता है जो ब्लड प्लस म्यूकस देता है ना, ये मतलब काम का नहीं है हमारे यहाँ पे। कैंपिलोबैक्टर की बात करेंगे तो ये आपने डायरिया सुना है, एंट्राइटिस सुना हुआ है ना, और ये उससे रिलेटेड होता है, टाइफाइड से रिलेटेड ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस रैपिड मेथड का उपयोग पैथोजन डिटेक्शन के लिए एलिसा किस चीज़ के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि एक रैपिड मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिसा, ये पैथोजन डिटेक्शन करता है। तो ये कौन से पैथोजन्स हैं जिनको डिटेक्ट ये करता है, बताएं। पैथोजन एंटीजन डिटेक्शन, AW मेजरमेंट, विटामिन टेस्टिंग, ऑप्शन ही ऐसे बनाए गए हैं इसके। ये दिया है, मैंने तो खुद से बनाया नहीं है, जैसा सवाल आया है वैसा का वैसा ये PYQ हैं सारे के सारे, जिन पे स्टार नहीं लगा है, जिन पे स्टार लगा है वो एक्सपेक्टेड बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, एलिसा है ना, इसी को उठाते हैं सबसे पहले यहाँ से। एलिसा का सबसे पहले तो आपसे पता चले, इससे सवाल आए आपसे फुल फॉर्म पूछ ले। एलिसा का मतलब होगा मेरे भाई एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट, ऐसे। पहले तो इतना समझ लो, फुल फॉर्म हो गया। ये एक अल्ट्रा सेंसिटिव टेस्ट होता है जो खाने के लिए हम करते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, एलर्जेंस, हार्मोन्स, इन सबको डिटेक्ट कर सकता है। इतना शानदार ये एक टेस्ट है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का इसमें यूज किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ पे एंटीजन लिखा है, पहले तो यही आंसर होगा, इसमें एंटीजन है। अब एंटीजन का डिटेक्शन करना है तो हम एंटीबॉडी का यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एलिसा टेस्ट में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीजन का क्या एंटीबॉडीज़ का। एंटीजन को तो डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पैथोजन्स या टॉक्सिन को पहचानता है। तो यहाँ पे लिखा है पैथोजन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, है ना। यहाँ पे टॉक्सिन होगा तो टॉक्सिन को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। फूड इंडस्ट्री में ये सबसे फास्ट और एक्यूरेट पैथोजन टेस्ट होता है ना। पीएच मेजरमेंट हमारा ऑप्शन गलत है। विटामिन का टेस्टिंग करना, प्रोटीन क्वालिटी चेक करना, ये सब हमारे इसमें ऑप्शंस गलत हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, इसके कितने सारे चरण होते हैं बताइए। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, या फिर केवल लैग और लॉग, स्टेशनरी या फिर डिक्लाइन। अब देखो मेरे भाई, जैसे ये बैक्टीरिया है, इधर ही रहता है ये कहीं, है ना। अब इस बैक्टीरिया को हम किसी खाने में डाल दें, फूड में, तो अब इस फूड में क्या होगा, अब इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। ये बोलेगा कि भाई अगर मुझे किसी खाने में डाल रहे हो तो ऐसे खाने में डालो जहाँ पे प्रोटीन हो, मॉइस्चर हो, जिसका टेम्परेचर कम हो, इसका पीएच जो है एसिडिक हो, इस तरह के खाने में डालो अगर मुझे डाल ही रहे हो तो हमने इसको ऐसे खाने में डालते हैं जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें, इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं। तो अब ये करेगा धुआंधार ग्रोथ, मतलब यहाँ पे अच्छे से अपने आप को बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा ये। ठीक है, लेकिन जब ये ग्रोथ करेगा ना किसी भी फूड मीडियम में डालने पे, तो इसकी ग्रोथ 4 स्टेजेस में होती है। ठीक है, 4 स्टेजेस में होगी। अब याद रखो इसमें ये ऑप्शन है ना, ये मैंने बदले हैं क्योंकि इसमें केवल लैग और लॉग और स्टेशनरी, केवल ये 3 ही दे रखे थे, समझ रहे हो ना। तो मैंने ये चारों डाल के आपके लिए मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बना दिया जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। तो ये जो मेरे भाई फेज़ है ना, इस फेज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला फेज़ होगा इसके 4 फेज़ में से, जिसको हम बोलेंगे लैग फेज़। क्या होता है इसमें, बैक्टीरिया पहले तो अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है इसमें कि यार मैं नई जगह पे आया हूँ, यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। फिर धीरे धीरे और इसमें, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले आपको अपने आप को एडजस्ट करेगा, सुनते चलो। फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा क्या, इसमें बिल्कुल याद रखना इंक्रीज नहीं करेगा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। एंजाइम्स बनाएगा, है ना, यानी कि आराम करेगा, तैयारी करेगा अपने आप के बढ़ाने की। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे इंक्रीज करेगा क्या खुद को, तो बिल्कुल यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा, एडजस्ट करेगा और एंजाइम्स बनाएगा। सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं लॉग फेज। ठीक है, लॉग फेज में सर क्या करेगा ये याद रखना, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ग्रोथ कहाँ करेगा और सबसे तेज़ ग्रोथ कहाँ करेगा, तो इसी में करेगा। इसकी जो ग्रोथ रेट है ना मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट होगी इसी वाले फेज़ में। यहाँ पे ग्रोथ करेगा, अपने आप को डबल करेगा कम से कम टाइम में। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो इसी वाले फेज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, 2 सवाल आपके यहाँ से बन गए। थर्ड इसका जो फेज़ है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रोथ है इज इक्वल टू डेथ।
यानी कि जितनी ग्रोथ होगी उतनी इसकी डेथ होगी, यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक बैलेंस स्टेज हो जाती है ये, न तो बढ़ पा रहे होंगे, मतलब जितने होंगे वैसे की वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने ग्रोथ हो रहे हैं उतनी इनकी डेथ भी हो रही है। इसके बाद लास्ट है जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज या फिर डेथ फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो ये डिक्लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी याद याद कर लेना, इसको डेथ फेज भी इसको कहते हैं। फेज तो सारे ही हैं, इसमें लास्ट है डेथ फेज। अब इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मेरे भाई जो इनकी डेथ है ये ग्रेटर देन हो जाती है ग्रोथ के, यानी कि ग्रोथ जितनी नहीं हो रही उतनी ज़्यादा डेथ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारी चीज़ बता दी। इसको ही माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व कहते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। अब ये वाला सवाल तो पूछा जा चुका है PYQ में। अब आपसे इन लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, इनमें आपसे पूछ सकता है। फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये खुद को एडजस्ट करके एंजाइम पूछेगा आपसे कि बताइए एंजाइम किस फेज़ में बनाता है। आप कहेंगे सर लैग फेज़ में बनाता है। आपसे कहेगा सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के किस चरण में होती है। आप कहेंगे लॉग फेज़ में होती है। ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, लॉग फेज़ में होती है। आपसे पूछेगा कि बैलेंस, जो बिल्कुल बैलेंस रहते हैं कौन से फेज़ में रहते हैं, स्टेशनरी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ इज इक्वल टू डेथ हो जाती है। ठीक है, और बोलेगा कि कहाँ पे जाके डेथ ज़्यादा होती है, ग्रोथ कम होती है, तो डेथ फेज़ में होती है, और ये सबसे लास्ट वाला फेज़ भी होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑटोट्रॉप पोषण, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या होता है बताइए। सबसे पहला है कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप वे जीव होते हैं जो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, और इस खाने को खुद से बनाने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉप ना मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ। ऑटोट्रॉप ये 2 प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक होगा जिसको बोलेंगे हम फोटोट्रॉप, एक होगा जहाँ पे हम बोलेंगे इसको, क्या हो गया ये, फोटो ऑटोट्रॉफ। अब देखो इनकी खासियत क्या होती है, इसको यहाँ पे समझो। ये सनलाइट को एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, CO2 प्लस H2O लेते हैं और इससे ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन हो गया, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी सोर्स इज इक्वल टू क्या है, सनलाइट है। इसको ध्यान में रखेंगे, समझ आया। चलिए दूसरा जो मैंने आपको बताया ये होगा यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ, दूसरा ये होगा। अब इसमें क्या खासियत होती है इसको समझो। ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेता है। नहीं समझ आया, ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं ना उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोसोमनास होते हैं, नाइट्रोबैक्टर होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि एनर्जी सोर्स के फॉर्म में क्या लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो सनलाइट लेते हैं, लेकिन वहीं कीमोट्रॉपिक की बात यहाँ पे करेंगे तो ये अमोनिया को लेंगे। ठीक है, ये नाइट्रेट को लेंगे, सल्फर को लेंगे, ठीक है, इस तरह से आयरन को लेंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको लेंगे रेदर देन CO2, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट होगा। ठीक है, किसका पूछ रहा है, ऑटोट्रॉप के बारे में पूछ रहा है। ऑटोट्रॉप 2 प्रकार के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप होता है जो कि खुद से बनाता है, और ये सनलाइट को एनर्जी के रूप में लेता है। यहाँ पे ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनको लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्त। कह रहा है आपसे बाइनरी फिजन ये किस में होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड या फिर वायरस में, किस में होता है। कॉन्सेप्ट समझो पहले। ये जो बाइनरी फिजन है ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। देखो एक, जैसे हमारी सेल होती है ना, एक सेल से 2 सेल बनती हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, ऐसे ही बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक होती है मेरे भाई पेरेंट सेल। ठीक है, और इससे 2 इक्वल डॉटर सेल बनती हैं। डॉटर सेल यहाँ पे बनेंगी 1 और यहाँ पे 2। सिंपल कहानी है, सबसे तेज रिप्रोडक्शन मेथड है ये। समझते चलो, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होती हैं। तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं मेरे भाई।
इन स्टेप्स में पहला होता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए से डीएनए की कॉपीज एक तरह से बनना हम कह सकते हैं। सेकंड इसमें स्टेप होता है जिसमें मेरे भाई सेल का एलोगेशन इसमें शुरू होता है। और थर्ड होती है जिसमें जो सेल वॉल होती है ना, वो अलग अलग करती है ना, एक दोनों को इनको। और फोर्थ नंबर का एक स्टेज होता है जिसमें टू जो डॉटर सेल हैं वो इसमें बन जाती हैं। डॉटर सेल डीसी लिख दिया है मैंने, ये बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है, ये इस तरह से काम ये करती हैं। और लगभग 20 मिनट का इसमें टाइम मेरे भाई लगता है ना। एग्जाम्पल अगर कभी देखना हो तो ई कॉलाई है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन ए ही क्यों है सर? ईस्ट मोल्ड वायरस ये क्यों नहीं है, ये भी सवाल पूछ सकते हो आप। तो देखो बैक्टीरिया को जो मुख्य रिप्रोडक्शन तरीका होता है ना, बाइनरी फिजन ही होता है। जो बैक्टीरिया हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये बाइनरी फिजन के द्वारा ही होते हैं। सीधा सिंपल एक ये सेल है, ये सेल थोड़े टाइम बाद ये दो सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये दो तरह के ऐसे सेल ये बन जाएंगे, ठीक है। और ये 4 स्टेप्स में होते हैं, ये 4 के 4 स्टेप्स मैंने आपको बता दी। पहले डीएनए बनता है अलग अलग, फिर सेल बनती है, सेल वॉल बनती है, फिर उसके बाद 2 डॉटर सेल में ये टूट जाती है। लगभग 20 मिनट का इसमें टाइम ये लगता है। और बैक्टीरियाज के ग्रोथ के लिए उनके लिए ये बाइनरी फिजन ही होता है, ठीक है। इसके बाद ईस्ट होता है सर, इसमें क्या होता है? ईस्ट है ना, ये बडिंग के द्वारा करता है ना। और ये जो मोल्ड है ये स्पोर बना लेता है, जैसा मैंने आपको बताया था। और वायरस ये रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है, ये केवल क्या करता है, जो होस्ट सेल होती है यानी कि हाईजैक की हुई चल लेता है वो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करता है, जो होस्ट सेल रहती है उसी को हाईजैक कर लेता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बैक्टीरिया की सामान्य आकृतियाँ यानी कि मॉर्फोलॉजी में से सही विकल्प बताएं, इनमें से कौन सा है? कोकस, बैसिलस, स्पाइरेलियम, या फिर ये अलग अलग भी दे रखे हैं। ये सारे के सारे आसान सवाल है। आपने, मैं पहले से हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, सिलेबस का कोई टॉपिक पढ़ें, हमेशा अपने सिलेबस को प्रॉपर तरीके से अपने सामने रखें, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को, पढ़ने को आपको दे रखी हैं सिलेबस में, ठीक है। हम ये PYQs लगा रहे हैं, अभी तक कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, सारे के सारे अभी हम PYQ पढ़ रहे हैं। और इतना डिटेल में हम उसको समझ रहे हैं कि अब अगर वहाँ से कोई सवाल आएगा, इस लेवल का कोई सवाल आएगा, आसानी से आप उसको टैकल कर पाएंगे, आप उसको लगा पाएंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बताओ? बैक्टीरिया ना अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, है ना। टेक्स्ट बुक्स जब उठाते हैं ना हम 11 12 की, तो उसमें क्लासिकल शेप इसके दिए जाते हैं, वो केवल 3 मिलते हैं हमको, कोकस, बैसिलस और स्पाइरलम, ठीक है। अब देखो, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, मैं भी बताऊंगा, घबराओ मत, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में जिस तरह से दिया गया है उसके हिसाब से हम आंसर को देखेंगे, तो केवल 3 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉकस को। कॉकस का मतलब गोल आकार के देखने को मिलते हैं ये, बिल्कुल एग्जाम्पल, यही तो ज़रूरी है, सवाल यहीं से तो आएगा। सबसे पहले मेरे भाई लिख लेना स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टो, चलो इसके बाद सेकंड नंबर पे हमको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे बैसिलिस, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस सुनते हैं ना, ये वही। ये कैसा होता है बताओ? ये होता है छड़ी जैसा, या कह सकते हैं कि डंडे जैसा, या डंडे जैसा ये होता है, ठीक है। यानी कि रॉड शेप भी इसको बोल देंगे। कैसा बोलेंगे? रॉड शेप्ड। ये ऊपर वाला कोकस कैसा है? गोल है, देखो उसमें ओ बना हुआ है। और बैसिलस में ये डबल एल बने हैं, तो ये डंडे जैसा है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल कौन होगा? वही बैसिलस होगा, ई कोलाई होगा, लिख देता हूँ, बैसिलस होगा, ई कोलाई होगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे। अब थर्ड नंबर का जो हमारा बचा है मेरे भाई, थर्ड नंबर का ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन है स्पाइरेलियम, है ना। इसको बोलते हैं सर्पिल, घुमावदार आकार का, है ना। इसमें एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा तब आप यहाँ पे बता देंगे, स्पाइरेलियम ही हो गया एक, तो स्पाइरेलियम। इसके अलावा एक मिलेगा हेलिकोबैक्टर, ये देखने को मिलेगा। अब देखो
ये 3 शेप ना पूरी दुनिया भर में बैक्टीरिया की मेन यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन बनाते हैं, केवल ये 3 है ना। लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं क्या सर? बिल्कुल इसके अलावा होते हैं मेरे भाई। एक आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 4th नंबर का एक होता है विब्रियो। ठीक है, ये कैसा होता है? कॉमा शेप का होता है, ऐसा। ठीक है, कॉमा शेप का होगा और इसका एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा आप लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस। फिलामेंटियस। ठीक है, ये होता है थ्रेड लाइक होता है, जैसे धागा होता है ना, इस तरह से कहीं धागे पड़े हुए हैं, इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिनोमाइसिट होता है ना, लिख देता हूँ मैं। वैसे पूछा नहीं जाएगा ये, क्योंकि अभी तक तो नहीं पूछा गया है। ऐसे ही है ना। राइटिंग यार थोड़ी ऐसी आती है इस पर, क्योंकि ये टैब पे लिखते हैं ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ आपसे बोल रहा है स्टेफिलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये कारण किसका है बताएं। देखो, ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं TSS। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि बैक्टीरियल टॉक्सिन के द्वारा होती है। अचानक से तेज़ फीवर आ जाना, BP लो हो जाना, स्किन पर रैशेस पड़ जाना, आपकी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन का फेलियर हो जाना, ये TSS यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये फूड पॉइजनिंग नहीं है बेसिकली, आप ये मान लीजिए सबसे पहले तो ये टॉक्सिन मेडिटेटेड सिस्टमेटिक डिसीज़ है एक। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टॉक्सिन मीडिएटेड सिस्टमेटिक डिसीज़ है ये। ठीक है, सबसे मेन इसके लिए जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है इसका, वो कौन होता है? ऑप्शन ए, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, है ना। ये टॉक्सिन बनाता है और टॉक्सिन का नाम क्या है? इसको TSST1 इसको बोला जाता है। ठीक है, ये बनाता है और इसकी वजह से होता क्या है मेरे भाई बताओ? इम्यून सिस्टम है ना हमारा, वो ओवर रिएक्ट करता है और इस ओवर रिएक्ट को ही हम शॉक बोल देते हैं कि शॉक हो जाता है वो, है ना। सोर्सेज क्या है इसके बताइए, कहाँ से मिलेगा? या तो आपके कोई घाव लग गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, स्किन में कहीं इन्फेक्शन हो गया, वहाँ से ये बन सकता है पहली चीज़ तो। इसीलिए क्लिनिकल जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, उसमें TSS जो है स्टेफ ऑरिसिस, ये उसके लिए इसी को बताया जाता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्लोस्ट्रीडियम आप जानते हो, ये भी टॉक्सिन बनाता है, लेकिन ये बोटुलिनियम नाम का टॉक्सिन ये बनाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। बाकी बैसिलस और स्टेप्लोकोकस यहाँ पे बिल्कुल भी इरेलीवेंट है, हमारे यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। फर्मेंटेड बेवरेज टॉडी आमतौर पे किस चीज़ से ये बनती है? पाम जूस से बनती है, राइस, सोया या फिर मिल्क से बनती है बताइए। सबसे पहले तो टॉडी है ना, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा एंशियंट फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज है। इसको अलग अलग स्टेट्स में कहीं पर टॉडी बोलते हैं, कहीं पे केलू बोलते हैं, नीरा बोलते हैं, मतलब इसके अलग अलग नाम होते हैं, वो छोड़ो, काम के नहीं है। इसका मुख्य इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमसे पूछा है, ये काम की चीज़ है। ये पाम ट्री होता है, उसके जूस से बनता है। खजूर जिसको डेट पाम बोलते हैं, ताड़ होता है, कोकोनट पाम होता है, इनसे ये बनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है। चलिए, और याद रखना सबसे पहले क्या होता है इसमें, ये जो सेम होता है, इसमें जो सैप होता है, इसको पहले सबसे पहले इसको कलेक्ट करते हैं। और ईस्ट होता है ना, YEAST, ईस्ट, ये इसको नेचुरली फर्मेंटेड करता है, नेचुरली फर्मेंटेड करता है। तो याद रखो लास्ट में ये एल्कोहल बनाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कह रहा है कैंड फूड में थर्मोफिलिक स्पॉइलेज के लिए प्रमुख जीव इनमें से कौन सा है जो जिम्मेदार होता है बताइए। बैसिलिस है, लैक्टोबैसिलिस है, ईस्ट है या फिर मोल्ड है। जैसे ही आपके मन में यहाँ पे, जैसे ही आप सुनते हो कैंड फूड, तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि कैनिंग में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे केवल वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे जो कि हीट रेसिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं, यानी कि हीट में खुद को इनएक्टिव करके अपनी डुप्लीकेट कॉपी छोड़ जाते हैं और फिर बाद में जब हीट कम हो जाती है तब वो खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसको पहले तो आप याद रखेंगे। तो लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, थर्मोफिलिक जो स्पॉइलेज होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पसंद करने वाले बैक्टीरिया ही केवल यहाँ पे स्पॉइल कर पाते हैं। कंडीशन लगभग 55 डिग्री से लेकर के जो 65 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तक टेम्परेचर ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कैंड फूड में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक थर्मोफिल आपको देखने को मिलेगा वो होता है मेरे भाई बैसिलिस स्ट्रेटोथर्मोफिलिस। ये आपको देखने को यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। ठीक है,
कि ऑप्शन डी में यहाँ पे मोल्ड लिखा है, ये मोल्ड क्या करेगा बताओ? ये मोल्ड स्पोर्स करेगा, ये ड्राई फूड रहेंगे ना उनको स्पॉइल करेगा, कैन फूड से इसका लेना देना नहीं है। ईस्ट की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई ये हीट रेसिस्टेंट होता ही नहीं है ना, कैनिंग वाले हाई टेम्परेचर में तो पहले ही मर जाएगा। वहीं लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे तो ये ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मीसोफिलिक होता है। देखो लैक्टोबैसिलस है ना, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये काम करते हैं जिस टेम्परेचर पे, इसको हम बोलते हैं मीसोफिलिक, ठीक है, यानी कि एक मीडियम टेम्परेचर इसका ये होता है, और जबकि यहाँ पे काम होता है हाई टेम्परेचर पे कैंड फूड में। चलिए तो 21 पे चलते हैं। रैपिड मेथड पीसीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डीएनए टेस्टिंग, प्रोटीन टेस्टिंग, फैट एनालिसिस या फिर कार्बन एनालिसिस, बताएं। चलो पीसीआर का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेरे भाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें थोड़ा सा डीएनए लेकर के इसकी करोड़ में कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रखो, करोड़ों में इसकी कॉपी बनाई जा सकती हैं, ठीक है, ताकि उसको डिटेक्ट किया जा सके। मतलब मेरा कहने का ये आसान सा कि डीएनए को बढ़ाओ, डीएनए को पहले बढ़ाओ तो डीएनए दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डीएनए जब दिखेगा तो हम डीएनए की पहचान कर लेंगे, समझ गए। इसीलिए पीसीआर जो है ना, पीसीआर टेस्ट, इसी को इज इक्वल टू बोलते हैं डीएनए डिटेक्शन, ठीक है। डीएनए डिटेक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक के रूप में इसको जाना जाता है, तो आंसर हमारा डीएनए टेक्निक हो जाएगा। अब 22 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे टेम्पे ये किस फंगस के द्वारा फर्मेंटेड होता है? बताइए, राइजोपस है, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस या फिर एस्परगिलस, इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा? सबसे पहले आपको मैं बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो टेम्पे है ये इंडोनेशियन एक फर्मेंटेड फूड है। जैसे हमने अभी किमची पढ़ा था जो कोरियन फर्मेंटेड फूड था, टेम्पे ये एक इंडोनेशियन फर्मेंटेड फूड है। किस चीज़ से ये बनाया जाता है? तो ये आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ये सोयाबीन का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसको फर्मेंटेशन किया जाता है। याद रखना ये भी किससे होगा मेरे भाई? फर्मेंटेड फंगस से होता है, ये चीज़ याद रखो। फंगस में सर कौन सा फंगस होता है? तो राइजोपस ओलिगोपोरस, जो हमारा ऑप्शन ए है, यही हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट में लिखा हुआ है, फुल इसका नाम होता है। इसमें और जोड़ लीजिएगा, जगह यहाँ पे है नहीं, ओलिगो स्पोर्स, ठीक है, एल है या आई है। इसके बाद ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है और फ्लेवर डेवलप कर देता है। इस तरह से केक जैसी एक फॉर्मेशन ये बना देता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, फंगस नहीं है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सैक्रोमाइसिस ये तो ईस्ट है, ये ब्रेड, वाइन, बियर इनमें यूज किया जाता है। वही एस्परगिलस, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सोया सॉस, मीसो इसमें यूज़ किया जाता है, ये टेम्पे में यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रॉपी मिल्क स्पॉइलिस का प्रमुख जीव इनमें से कौन सा होता है? बताइए, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से रॉपी मिल्क बन जाता है? सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से ये बनता है, ये आप याद रखेंगे। यानी लैक्टोबैसिलस क्या करता है मेरे भाई? स्लिमी, ये पॉलीसैकेराइड्स बना देता है, ये पॉलीसैकेराइड्स बना देता है, इसकी वजह से ये होने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर लैक्टोबैसिलस ऑप्शन में नहीं होता सर तो क्या लगाते? तो आप याद रखना इसको भी लगा सकते। ये भी ऐसी स्लिमी टेक्सचर बनाता है, धागे जैसी कंडीशंस बन जाती है, रॉपी मिल्क बनाता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है ना बनाने की, ये बहुत कम रहती है, प्रॉपर नहीं बना पाता है। समझ में आ रहा है ना? पहली बात तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं बना रहा है, ये स्पॉइल कर रहा है, दूध को ख़राब कर रहा है, तो ये कम कर पाता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस का ये सबसे ज़्यादा करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे मिल्क के जो स्पॉइलेज है ना, कई टाइप के होते हैं। जैसे मैं नंबर 1 आपको बोलूँ कि बिटर मिल्क, है ना, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है मेरे भाई स्यूडोमोनास की वजह से। एक ये याद रखेंगे आप। सेकंड नंबर पे सोर मिल्क, ये कड़वा है और शोर का मतलब खट्टा, ये खट्टा मिल्क, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो होगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगेन थर्ड नंबर पे जब हम चलेंगे, यहाँ पे रॉपी मिल्क, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
एक तो होगा आपका सिंपल लैक्टोबैसिलस जो यहाँ पे है, जो ऊपर भी लिखा हुआ है ये, और इसके अलावा जो ऑप्शन ए में है ये भी होता है, बट ये पार्सली करता है, बहुत कम करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यानी कि ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं मीट में, ये किसकी वजह से बनते हैं? स्यूडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, सैल्मोनेला या फिर ई कोलाई। मीट जब स्पॉइल होगा तो कलर बदलता है, कौन सा? ये ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट भी बनाएगा, ये ब्राउन कलर भी दे सकता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ब्लैक स्पॉट सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पे सवाल आपसे PYQ में ब्लैक स्पॉट के बारे में पूछा गया है। देखो, एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है, यानी कि पिगमेंट बनाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है मेरे भाई, वो होता है स्यूडोमोनास। इसके अलावा आपको इसकी जगह कभी कभी कोई दूसरा नाम भी देखने को मिल सकता है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कंप्लीट नाम नहीं है ये, कंप्लीट नाम है इसका ठीक है, ये पूरा नाम इसका, तो ये इसके लिए जिम्मेदार होता है, ये आप याद रखना। ब्लैक पिगमेंट बनाता है, मीट पे काले धब्बे इसकी वजह से पड़ जाते हैं, याद रखना। अगर इसको आपने फ्रिज में भी रख दिया ना, तब भी ये बढ़ सकता है, ठीक। और इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा। क्लॉस्ट्रीडियम ये गैस फॉर्म करता है, यानी गैस की फॉर्मेशन ये बनाता है। सैल्मोनेला ये इन्फेक्शन देता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह के लिए जिम्मेदार रहता है। वहीं ई कोलाई की बात करेंगे तो ये गट पैथोजेंस देता है ना। पिगमेंट प्रोड्यूसर ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा कि ग्रीन, ये ग्रीन कलर कौन देगा? तो इसके लिए आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस, पूरा नाम लिख देता हूँ, शायद आपसे ये पूछ ले, ब्लैक की जगह पे ग्रीन पूछ ले, तो लैक्टोबैसिलस व्रिडसेंस है ना, ये होता है। इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकता है? स्लिमी मीट का पूछेगा तो ईस्ट स्यूडोमोनास हो जाएगा, है ना। और अगर सोर स्मेल के लिए पूछेगा तो क्लॉस्ट्रीडियम हो जाता है ना। ये क्लॉस्ट्रीडियम ये सोर स्मेल के लिए भी काम करता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 पे। कैंड फूड में TPC आमतौर पे किस प्रकार का काउंट दर्शाता है, बताइए। फिर से अगेन यहाँ पे कैंड फूड के बारे में बात हो रही है और TPC की ये बात कर रहा है। कैनिंग फूड में, कैनिंग जो होती है उसमें खाने को सील्ड और हीट किया जाता है। समझ में आया? पहले सील करते हैं उसको, एयर टाइट कंटेनर उसको बनाते हैं, फिर उसको हीट ट्रीट किया जाता है ना। तो हीट रेसिस्टेंट वाले ऑर्गेनिज्म इसमें ज़िंदा रह पाते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बच सकता है, बैसिलस बच सकता है इसमें, लेकिन फिर भी स्पॉइलिस का खतरा इसमें रहता ही है। बिल्कुल परफेक्ट 100% इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जब कैंड फूड होते हैं उनकी माइक्रोबियल सेफ्टी चेक की जाती है, तो सबसे पहले मेजर किया जाता है कि APC यानी कि एरोबिक बाइवल बैक्टीरिया कितने इसमें हैं। प्रैक्टिकली TPC ही इसको कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टोटल एरोबिक बाइवल बैक्टीरिया, ठीक है, इसको APC भी इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में। इनकी हम काउंटिंग यहाँ पे करते हैं। देखो समझो फिर से कि ऑप्शन ए ही क्यों है, अनएरोबिक इसका क्यों नहीं है? क्योंकि कैंड फूड में हम ये चेक करते हैं कि कितने जीवित एरोबिक बैक्टीरिया बचकर सर्वाइव इसमें कर गए हैं। समझ आ रहा? यानी कि TPC जिसको हम टोटल प्लेट काउंट बोलते हैं, ये प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है ना? TPC क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, लेकिन काउंट करने के लिए एरोबिक प्लेट काउंट, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जिंदा रह गए उनको ये काउंट ये करेगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है अनएरोबिक काउंट, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। TPC में, एरोबिक में इसको काउंट हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट काउंट की बात करेंगे तो ईस्ट जो है हाई हीट कैनिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, तो इसका तो आंसर ही नहीं आएगा। मोल्ड काउंट की बात कर रहा है हमसे, मोल्ड भी हीट सेंसिटिव होते हैं और ये कैनिंग में तो मर ही जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस इस तरह से स्टार लगे हुए दिखेंगे। ये स्टार लगने का इसमें मतलब है कि हाईली और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इनको मैं मानता हूँ, ठीक है। ये PYQs लगाने के बाद, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे लगता है कि सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। और PYQ से रिलेटेड आएगा तो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, आसपास की चीज़ें भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन को आसान करके समझा रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैम्पिलोबैक्टर फूड बॉर्न इन्फेक्शन ये किस खाद्य से जुड़ा हुआ है? अंडे व चिकन से, मिल्क, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल से, बताइए। देखो, कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस को सबसे कॉमन फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिसीज में से एक होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे
क्या बोला मैंने, कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस, ये सबसे कॉमन फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिसीज में से माना जाता है। ठीक है, इसका जो एजेंट है, जो कॉजेटिव एजेंट है, इसको बोलते हैं कैम्पिलोबैक्टर जैजुनी। ठीक है, ये बैक्टीरिया पोल्ट्री स्पेशली चिकन में बहुत कॉमन हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अंडे और चिकन में देखने के लिए हमको ये मिलता है। कैसे फैलता है, अंडर कुक्ड चिकन होगा, अंडर कुक्ड एग होगा, कंटेमिनेटेड पानी हमने यूज़ कर लिया, या फिर इस तरह से ही हमको देखने को मिलता है, फैल जाता है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में अंदर चला गया तो ब्लडी डायरिया हमको हो जाता है, फीवर आता है, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ये चीज़। कैम्पिलोबैक्टर फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री से लिंक्ड पैथोजन होता है, और पोल्ट्री में हमारे ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ऑप्शन ए ही क्यों सही है, फिर थोड़ा सा समझो। ठीक है, चलो बताओ। अच्छा क्या बताओ, अगर ये एग और चिकन नहीं होते और मिल्क होता और एग चिकन की जगह कुछ और ऑप्शन होता, तो फिर हम क्या लगाते, तो हम इसका फिर ऑप्शन लगाते दूध, क्योंकि दूध भी करता है, दूध से भी ये फैलता है, याद रखना। तो ये जो कैम्पिलोबैक्टर जो फूडबॉर्न इन्फेक्शन है ना, ये दूध से भी फैलता है, लेकिन दूध से अगर 1% होगा तो इनसे मेरे भाई 100% फैलता है। इस तरह से आप लगा सकते हो प्रायोरिटी के हिसाब से अपना आंसर, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी फ्रूट्स कैम्पिलोबैक्टर से कोई रिलेशन इसका नहीं है। वेजिटेबल कंटेमिनेशन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जैसा मैंने दूध का बताया ऐसी सब्जियों का। तो बेसिकली यहाँ पे अंडा और चिकन, यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पूछ रहा है कॉन्जुगेशन चीज़ में होता है बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड या फिर वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उनके ग्रोथ से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये सवाल है। कॉन्जुगेशन इज़ इक्वल टू, मैं आपको इसको बताता हूँ थोड़ा सा। इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका सेक्सुअल हाइक है ये। एक तरीके से मान लो जीन ट्रांसफ़र करना, जीन ट्रांसफ़र करना है, उसका एक तरीका है। इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, अपना डीएनए, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये अपना डीएनए ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को दे देता है। ठीक है, देखो एक और चीज़ इसमें याद रखना, पाइलस, ये क्या होता है, एक पतली सी ट्यूब होती है। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया यहाँ है, एक बैक्टीरिया यहाँ है। ठीक है, अब ये इस पतली सी एक ट्यूब होती है पाइलस, इसके थ्रू दे देता है किसको, इस वाले बैक्टीरिया को। जैसे इसको हम प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं। ये देने वाला है, डोनर है, और ये रेसिपेंट है, लेने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चीज़ को याद रख सकते हो। देखो इससे बैक्टीरिया क्या करता है, एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस है वो, टॉक्सिन जीन और बाकी की सारे जो ट्रेट्स होते हैं उनको ये आपस में शेयर कर लेते हैं, और यही कारण है कि एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस होता है वो आज इतनी तेज़ी से फैलता है ना, ये इसी का रीज़न है एक। चलिए अच्छा, बाकी फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ईस्ट, मोल्ड, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से हमने ऑप्शन ए को ही क्यों चुना, बैक्टीरिया ही क्यों चुना, फिर से सुन लो। क्योंकि केवल ये बैक्टीरियाज में ही देखा जाता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का एक मेथड है जो केवल बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है। डोनर है, जैसे यहाँ पे ये मैंने डोनर बताया, ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं एफ सेल। जो रेसिपेंट है, ग्रहण करने वाला, इसको बोलते हैं माइनस सेल, नेगेटिव सेल। इस तरह से चीज़ों को आप याद रख सकते हो। चलो बाकी ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे ईस्ट की बात करें, ये सर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन फिर कैसे करता है। देखो ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये एक मेटिंग का टाइप इनमें होता है, ये वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे। वहीं हम अगर मोल्ड की बात करेंगे तो मोल्ड क्या करता है मेरे भाई, स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स मैंने आपको समझा है कैसे बनते हैं। इसके बाद वायरस की बात करेंगे तो वायरस डायरेक्ट ये जीन ट्रांसफ़र करता है, और वो भी होस्ट के अंदर करता है अपनी कॉपी बना के। कॉन्जुगेशन से इसका रिलेशन कोई लेना देना मेरे भाई यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ग्राम स्टेनिंग ये माइक्रोब को कैसे वर्गीकृत करता है, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव, केवल ग्राम पॉजिटिव, केवल ग्राम नेगेटिव, या फिर नॉन ग्राम। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखें। देखो ग्राम जो स्टेनिंग है ना, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट होता है। ये अपने तरह से जो बैक्टीरिया हैं उनको दो चीज़ों में कन्वर्ट करता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक तो होता है मेरे भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ वर्गीकृत करने का, ये तो वर्गीकृत कर दिए। अब इनको जब हमें चेक करना है तो चेक करते हैं मेरे भाई इनके कलर के हिसाब से। जैसे जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें आप याद रखेंगे कि पर्पल और जो वायलेट कलर होता है, पहले बस कलर याद रखो ये क्या होते हैं, कब काम आते हैं, कैसे दिखते हैं, या फिर ऐसे कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं, अभी सब समझा दूंगा, केवल अभी बस कलर याद रखो। ग्राम नेगेटिव की जहाँ हम बात करेंगे यहाँ पे पिंक और आपको रेड कलर आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब समझो इसके बेस को, जैसे कि इनके सेल वॉल में ना थोड़ा डिफरेंस होता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव है ना मेरे भाई, ये इसकी जो सेल वॉल होती है ये थिक होती है काफ़ी। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। तो ये जो वायलेट के जो डाई के क्रिस्टल्स रहते हैं उनको पकड़ के रखती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्टेफिलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, बैसिलस। मैं सारे के सारे लिखूं क्या, टाइम लगेगा मेरे भाई, ऐसे याद रख लो। एक तो स्टेफिलोकोकस हो सकता है जो कि बार बार हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, स्टेप्टोकोकस, और एक बैसिलस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये तीनों आप लिख सकते हो। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव इसकी हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे ये किस चीज़ से बनेगा बताओ। क्या सर ये पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो ये वाला है, ये थिक पेप्टोग्लाइकन से बनता है, यानी कि इसकी जो सेल वॉल है मोटी रहती है, और ये जो है ये थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनता है, ठीक है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है एलपीएस लेयर इसको बोलते हैं, तो काफ़ी पतली सी होती है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो क्रिस्टल वायलेट के हैं ना वो इसमें रुक नहीं पाते, इसलिए ये कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। बताऊंगा इसके एग्जांपल में। आप ई. एक तो याद रखेंगे, ठीक है, सैल्मोनेला याद रखेंगे, और एक सिजेला होता है आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से समझो, ग्राम स्टेनिंग का मेन पर्पज ही है कि बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासीफाई करके पकड़ के बताना कि इनमें से कौन सा है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तब मैं इसको और भी डिफाइन करूंगा। अभी आप केवल यहाँ पे इतना समझ लो, फिर बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे कोई क्रिएट ना हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है आपसे ग्रोथ टेम्परेचर ग्रुप्स, यानी इनमें से कौन से हैं बताइए। साइक्रोट्रॉप, मीसोफिल, थर्मोफिल, इनको बताइए, या केवल इनके ऑप्शंस दे रखे हैं ये हैं। समझाता हूँ, बहुत शानदार सवाल है, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी संभावना है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। देखो माइक्रोब्स का जो ग्रोथ टेम्परेचर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए समझना, क्योंकि फूड स्पॉइलेज भी इसी पर डिपेंड करता है। सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी टेम्परेचर प्रेफरेंस के आधार पे हम इनको 3 मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वो हो सकते हैं? नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे जहाँ पे बोलेंगे साइकोट्रॉप। अरे ये लिखा तो है पहले से, इसी में लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी जो ग्रोथ रेंज होती है कितने से कितने टेम्परेचर पर होती है, 0 to 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ध्यान रखना है इसको। और इसके अलावा इसकी जो ऑप्टिमम रेंज है, ऑप्टिमम रेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इतना याद रखो। रेफ्रिजरेटर में आप इसको रख दोगे ना खाने को तब भी स्पॉइल कर सकता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज भी इसके लिए सेफ़ नहीं है। एग्जाम्पल इसके ज़रूर याद रखेंगे आप। एक तो स्यूडोमोनास हो जाएगा, बाकी सारी स्पेलिंग्स बार बार नहीं लिख रहा भाई, टाइम लगता है। एक लिस्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मीसोफिल की, वो मीसोफिल की बात यहाँ पे करेंगे। फिर अगेन इसकी भी आपसे ग्रोथ रेंज पूछ सकता है, तो ये हो जाएगी मेरे भाई 20 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। ये पहले तो याद रखेंगे। ऑप्टिमम अगर इसका पूछेगा तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना वो, ठीक है। ज़्यादातर जो पैथोजन है ना वो इसी ग्रुप के होते हैं, मतलब यहाँ पे लिख लेना इस चीज़ को कि मोस्ट पैथोजन इसी ग्रुप में आते हैं। एग्जाम्पल इसके भी कुछ लिख लो, जैसे ई. कोलाई हो जाएगा, ठीक है, सैल्मोनेला हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद अगेन फिर से हम देखेंगे थर्मोफिल को देखेंगे। इसके लिए ग्रोथ रेंज होगी वो होगी मेरे भाई 45 to 80 डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखो। फिर इसके बाद जो कैंड फूड स्पॉइलेज के कल्प्रिट हैं, यानी कैंड फूड को स्पॉइल करने वाले जो कल्प्रिट होते हैं वो इसी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टेप्टो थर्मोफिलस होते हैं, उनको याद रखो।
और बेसिलस होते हैं, उनको याद रखो, वो सारे के सारे इसी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में ये तीनों के तीनों हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बाकी सारी चीज़ें और अभी अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ पे और क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। वाइन फर्मेंटेशन का रेंज मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है बताओ। कि जैसे वाइन हमको बनानी है तो जैसे हम बनाते हैं इसको ग्रेप से, ठीक है, ग्रेप्स से बनाएंगे। अब ग्रेप्स क्या है, नेचुरल कंटेंट है, कहीं दूसरी चीज़ तो हमने बनाया नहीं है। यहाँ पे मेरे भाई दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो मिलेगा टार्टरिक एसिड, ठीक है, और सेकंड चीज़ मिलेगी आपको मैलिक एसिड। दो चीज़ें पहले तो ये याद रख लो। इसके बाद अब इसमें जूस का पीएच पहले से लो होता है, कितना होता है 3 से लेकर के 3.5, यानी कि काफ़ी एसिडिक ये देखने को आपको मिलेगा। अब होगा इसका मेरे भाई फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन किससे होगा, ईस्ट के द्वारा होगा। किस ईस्ट के द्वारा होगा, वो होगा सैक्रोमाइसिस के द्वारा। लिख दूं क्या, सैक्रो, ये MYCES, सैक्रोमाइसिस के द्वारा। ये इसमें उपस्थित जो शुगर है इस शुगर को तोड़ देगा एल्कोहल में, ठीक है। अब इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इसका पीएच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और ये पीएच होगा आपका 3.2 से लेकर के 3.8 तक, इसके बीच में, इस रेंज के बीच में होगा। तो ऑप्शन ए देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आपसे बोल रहा है इम्यूनो एसे, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, एलर्जन डिटेक्शन के लिए, विटामिन एनालिसिस के लिए, मिनरल टेस्टिंग, या फिर फैट एनालिसिस के लिए इसमें किया जाता है, बताइए। एक टेक्निक है जो कि यूज करती है किस चीज़ का, एंटीजन का, एंटीबॉडी, इनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है इस पे आधारित एक काफ़ी सेंसिटिव टेस्टिंग एक मेथड है ये, ठीक है, जो कि फूड में किस चीज़ का पता लगाता है, ये हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। उसमें फूड के एलर्जेंस क्या क्या हैं, उसमें कौन सा कोई टॉक्सिन है उसके बारे में पता लगाना है, हॉर्मोन्स के बारे में पता लगाना है, पैथोजेंस को डिटेक्ट करना है। पैथोजेंस कौन होते हैं, रोग फैलाने वाले जीवाणु, उनके बारे में पता लगाना। तो ये उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक एक टेस्ट किट होती है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ अपने मैचिंग एंटीजन को ही पहचान पाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही साइंटिफिक भी रहती है। अच्छा, इससे आपके एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे ये इम्यूनो ऐसे लिखा है, इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है कि बताइए कौन कौन से टेस्ट में ये काम आती है ये टेक्निक, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी पे आधारित है तो कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एलिसा टेस्ट जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, इसमें आ सकता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई लेटरल फ्लो स्ट्रिप टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक देखने को मिलता है आपको रेडियो इम्यूनो एसिड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एलर्जन डिटेक्शन ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एलर्जन को भी डिटेक्ट ये करता है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आपसे पूछ रहा है सीरियल्स में ब्लैक मोल्ड्स ये किस जीव की वजह से आते हैं, बताइए। राइजोपस की वजह से आते हैं, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, या फिर फ्यूसेरियम, इसकी वजह से आपको देखने को ये मिलते हैं। सीरियल्स यानी कि गेहूं हो गए, बाजरा हो गया, चावल हो गया। अब इनमें होता है मॉइस्चर ज़्यादा या फिर कम, मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर मॉइस्चर तो इनमें कम ही होता है क्योंकि सूखे सूखे हमको अलग से दिखते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया इनमें ज़्यादा बढ़ेंगे या कम। तो सर बैक्टीरिया भी इनमें कम ग्रोथ करते हैं, कम बढ़ते हैं, लेकिन फंगस तो इसमें ग्रो कर सकता है। और फंगस में सबसे खतरनाक जो फंगस जिसको मैं मानता हूँ वो होता है एस्परगिलस, ठीक है, एस्परगिलस नाइजर। जहाँ पे अनाज स्टोर करके रखे जाते हैं, अनाज के काले काले ऐसे मोल्ड बन जाते हैं, ठीक है, वो इसी की वजह से बनते हैं, एस्परगिलस नाइजर की वजह से। तो मेरे भाई हमारा एस्परगिलस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके बाद अब मुझे बताओ कि सर एस्परगिलस तो बन गया, ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया, ये बनाएगा क्या, ये माइकोटॉक्सिन बनाता है, टॉक्सिन्स बनाता है, ठीक है, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर के लिए कारण बनते हैं हमारे, स्पॉइल कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, अनाज को, फ्लेवर उसका होता है वो भी ख़राब हो जाता है उसका पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा, एस्परगिलस। अब आपको और इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देते हैं, ये फ्यूसेरियम आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको आप याद रखेंगे। जहाँ पे कभी आपको पिंक और रेड कलर के मोल्ड
अगर ऐसे दिखाई दे जाएँ तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये सीरियल्स वगैरह में देखने को वैसे जनरली मिलते हैं, तो ये किसके फ्यूसेरियम की वजह से होंगे। एस्परगिलस नाइजर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सीरियल्स में आएगा। बाकी ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये, इसको याद रखेंगे, ब्लू और जो ग्रीन अगर मोल्ड कहीं पे आपको दिखें तो वो इसकी वजह से होंगे। और राइजोपस जो है, राइजोपस के बारे में बताता हूँ, ये एक्चुअल में ये सीरियल्स से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी आपने देखा होगा ब्रेड को आप रख देते हो 2 3 4 दिन में, ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक चीज़ें जो दिखने लग जाती हैं आपको, ये राइजोपस सोलोनिफर, उसकी वजह से ये कारण उसका बन सकता है, मोल्ड उसका बन सकता है कि वाइट और ब्लैक कलर का आपको ब्रेड पे दिखेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। फलों में सॉफ्ट रॉटिंग, सॉफ्ट रॉट ये किसकी वजह से होता है बताइए। इरवेनिया, स्यूडोमोनास, या फिर स्क्लेरोटिनिया, या फिर फ्यूशेरियम, बताइए। अच्छा सवाल है ये भी, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो समझो मेरी बात, सॉफ्ट रॉट क्या है पहले तो ये बताओ। सॉफ्ट रॉट सर ऐसा स्पॉइलेज है जिसमें जो फल है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, जैसा कि सॉफ्ट नाम में ही है, गीला हो जाता है, लुगदी जैसा बन जाता है, और सबसे मेन है बहुत ज़्यादा उसमें से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो पेक्टिन को तोड़ देते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेक्टिन को ये तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात पहले आप इतना याद रखेंगे। पेक्टिन सर क्या होता है हमें तो यही नहीं पता, वो पदार्थ होता है जो फलों को कठोरता देता है, उनको थोड़ा हार्ड बनाता है। ठीक है, और पेक्टिन जब टूट जाएगा तो उसका जो काम है पेक्टिन का वही ख़राब हो जाएगा, फल सॉफ्ट हो जाएगा, मसी मसी हो जाएगा, मशी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर ऐसा होता क्यों, पेक्टिन क्यों टूट जाता है सर, इसके पीछे ये ऑप्शन ए आपका जिम्मेदार है, एरवेनिया, लेकिन ये पूरा नाम नहीं है, कैरोटोवोरा, इरवेनिया कैरोटोवोरा, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जब सवाल पूछा गया था ना, वो सॉरी, अब इसको याद रखना, इसका एक और नाम है। ये साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अब इसका नाम हम बदल रहे हैं, जैसे सरकार अब नाम बदल रही है इसी तरह से, पैक्टो बैक्टीरियम कैरोटोवोरम। इनमें से कोई भी सवाल, कोई भी नाम आपको दिख सकता है, इरवेनिया कैरोटोवोरा ये भी दिख सकता है, और जो मैंने आपको पैक्टोबैक्टीरियम बोला है ये भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये है ना, ये एक एंजाइम भी बनाता है, और वो एंजाइम का नाम होता है पैक्टिनेज एंजाइम। ठीक है, ऐसे बस शॉर्ट में लिख दिया पैक्टिन एंजाइम। ठीक है, ये क्या कर देता है वही मैंने बता दिया कि सॉफ्ट बना देता है, फ्रूट्स की जो सेल वॉल होती है उसको ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, तोड़ देता है उसको, है ना। कोई भी इसमें आ सकता है, टमाटर हो, आलू हो, पपीता, केला, गाजर, ये जब भी आपको ऐसे बेकार से दिखेंगे, चिपचिपे से और गिलगिले से दिखेंगे, तो उसका कारण यही है। क्वेश्चन हमारा 34 ये है, कैम्पिलोबैक्टर की मुख्य विशेषता इनमें से क्या होती है। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कैम्पिलोबैक्टर है ना ये, बस ये पूछ रहा है कैसे शेप का होता है, बस इतनी सी बात है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन ए, स्पाइरल। ये जो स्पाइरल शेप का होता है और मोटाइल होता है, इस शेप में ये होता है। ठीक है, इसको आप बस याद रखेंगे, सिंपल सी कहानी है। बाकी इसके बारे में और क्या क्या पूछ सकता है, ये किस ग्रोथ, किस उस पर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है, तो 42 डिग्री सेल्सियस पे करता है। कहाँ पाया जाता है, आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं। ये जो पोल्ट्री होते हैं ना, चिकन, एग वैग, उनमें ये देखने को आपको मिलता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जनरली यही होता है। ठीक है, बस ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। ठीक है, सारे काम के हैं नहीं, इनको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ पे समझाने की चीज़ है नहीं उसमें क्या समझाना है ना। 35 पे चलते हैं, मीडिया प्रिपरेशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या होता है बताइए। स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग होता है, पीएच एडजस्टमेंट, मिक्सिंग स्पीड, या फिर मीडियम का कलर। अच्छा सवाल है, सुपर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाला सवाल है मेरे भाई। चलो आंसर देख लो इसका, स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ सारी की सारी चीज़ें। देखो, अगर मीडिया स्टरलाइज्ड नहीं है तो उसमें अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं वो उसमें ग्रो करते हैं। मीडिया क्या होता है सर, जब भी हम किसी फूड इंडस्ट्री में कोई खाना हम बना रहे हैं तो उसके लिए मीडिया क्या हो सकता है, उसकी मशीन्स हो सकती हैं, वहाँ के जो यूटेंसिल्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे मशीन को ऑपरेट करने वाले जो वर्कर्स हैं वो इसके लिए एक मीडियम बन सकते हैं। तो अगर वो स्टरलाइज्ड नहीं है, देखो अब जो वर्कर्स हैं उनको तो स्टरलाइज हम नहीं कर सकते, लेकिन जो वहाँ के इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको नहीं किया गया है तो अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं वो उन पर होंगे और वो फिर खाने में मिक्स हो जाएंगे। तो जो पूरा कल्चर जो आपने इनोक्यूलेट किया है वो पूरा का पूरा डोमिनेटेड हो जाएगा और इसके सारे के सारे रिजल्ट गलत आएंगे। फिर से समझो, मैं समझाता हूँ।
देखो मीडिया प्रिपरेशन है ना, काफ़ी क्रिटिकल स्टेप होता है। सबसे पहले तो इस पे स्टरलाइज किया जाता है चीज़ों को, और कितने पे 121 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। और ये 15 PSI, ये एक प्रेशर का एक स्केल है, उस पर किया जाता है। और टाइम भी आपसे पूछ सकता है, 15 से 20 मिनट के लिए किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑटोक्लेविंग, जो ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर जो ऑटोक्लेविंग है ये फेल हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब जैसे मान के चलते हैं कि जो मीडिया है वो पूरा का पूरा कंटेमिनेटेड है पहले से। ठीक है, तो मीडिया भी कंटेमिनेट हो जाएगा, और माइक्रोबायोलॉजी का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ही फेल हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, यानी कि नो स्टरलाइजेशन इज इक्वल टू नो माइक्रोबायोलॉजी। स्टरलाइजेशन ही मीडिया को प्योर बनाता है और कंटेमिनेशन फ्री बनाता है, तो स्टरलाइजेशन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा हमें भैया नहीं जानना है। चलिए, बाकी है एफ्लाटॉक्सिन किससे बनता है, बताइए। बहुत आसान सवाल है, कई बार हम इसको कर चुके हैं, बताओ। सिंपल है, एफ्लाटॉक्सिन दुनिया का सबसे खतरनाक माइकोटॉक्सिन है, और ये फंगल टॉक्सिन होता है, यानी कि फंगस इसको बनाता है। चलो अब बताओ क्या क्या कर सकता है। मैंने बताया कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स हैं उनको डेवलप कर देता है। ठीक है, लेकिन हीट पे ये रेसिस्टेंट करता है, हीट पे जितना आप इसको दोगे ये मरेगा नहीं। लिवर को हमारे डैमेज कर देता है। और ये जो टॉक्सिन है फंगस बनाती है इसको, खासकर एस्परगलस जो फ्लेवस है ये इसको बनाता है। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन में आपको ना दिखे, तब इसके बाद मेरे भाई एक और ऑप्शन होता है, वो है मेरे भाई एस्परगिलस, जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिकस। ठीक है, ये दोनों ही मिलके एफ्लाटॉक्सिन बनाते हैं। जो भी आपको दिख जाए पक्के फट से उसको एग्जाम में लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आपसे कि साइकोट्रॉप ये किस टेम्परेचर पे बढ़ सकते हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा, आंसर बताओ इसका। साइकोट्रॉप ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कम से कम टेम्परेचर में भी, मतलब ठंडक में भी ग्रो कर सकते हैं। और कितनी ठंडक में कर सकते हैं ये, 0 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस, इस पर भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन ये उनका बेस्ट ग्रोथ ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम होता है जिस पर सबसे ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्मेंस देते हैं, सबसे अच्छे से वो बढ़ते हैं, वो होता है इनका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। 0 से 60 डिग्री इसलिए बताया है क्योंकि ये इतनी ठंडक पे भी ग्रो कर सकते हैं, पहली चीज़। और 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर वो है जहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, इसलिए ये ऐसे खतरनाक होते हैं मेरे भाई साइकोट्रॉप, जो माइक्रोब्स होते हैं, कि आप इनको रेफ्रिजरेटर में रख दो, क्योंकि वहाँ पे 0 से 60 डिग्री इतना टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं जी। और अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दें 20 से 30 डिग्री पे, तब तो ये और ज़्यादा ग्रोथ इनकी होती है। तो इनके थोड़े से एग्जांपल एक दो देख लो, जैसे स्यूडोमोनास जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, वो भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्लेवोबैक्टीरियम एक और होता है, फ्लेवोबैक्टीरियम, ये शायद मैंने आपको अभी तक नहीं लिखा है, ये मैं लिख देता हूँ, फ्लेवोबैक्टीरियम। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारी की सारी चीज़ें पूरी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें टाइम वेस्ट होता है ना। मैं आपसे ये बोलूँगा कि जब भी आप इनको लिख रहे हो, तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो तो जैसे ही मैंने लिस्टीरिया बोला तो उनको पता है भाई LISTERI, ये लिस्टीरिया हो गया। मोनोसाइटोजेनिस बोला तो MONOCYTOGENES लिख लेंगे। लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिस्टीरिया लिख लिया करो अगर लिखना ही है तो, है ना, ये ज़्यादा लोड चीज़ कर नहीं लेना है। अभी देखो ये 30 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है, लेकिन वो अभी आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ एक बार में क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको एक देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं हम सेक्रोफिल। ठीक है, PSYCHROPH है, यानी सेक्रोफिल। ठीक है, इनका एक तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपकी ग्रोथ रेंज, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होगा यहाँ पे कि जिस पे सबसे ज़्यादा अच्छे से ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेंज यहाँ पे इनकी होती है मेरे भाई -5 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इनकी ऑप्टिमम देखेंगे तो 10 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलेगी। सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइक्रोट्रॉप, जो अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, चलो इसके बारे में बताता हूँ। ये 0 से 7 डिग्री सेल्सियस ये इनकी ग्रोथ रेंज होगी, और 20 to 30 डिग्री जो सेल्सियस होगा ये इनका ऑप्टिमम रेंज होता है। इसके अलावा और क्या क्या होता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मीसोफिल जो मध्यम उसके टेम्परेचर वाले रहते हैं, मीसोफिल में क्या होगा देखने को, यहाँ पे देखो ग्रोथ रेंज आपको मिलेगी 20 से 45 डिग्री सेल्सियस,
और ऑप्टिमम उसकी बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। एक लास्ट और है, इसको और यहाँ पे देख लो आप, वो मिलेगा आपको देखने को थर्मोफिल। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी की भी रेंज पूछी जा सकती है ना। तो इसको जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा ग्रोथ रेंज इसकी होती है, ग्रोथ रेंज है वो 45 से 80 डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। और 55 डिग्री ये इनका ऑप्टिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखो, ये कह रहा है कि मीसोफिल की ऑप्टिमम ग्रोथ क्या होती है। तो मीसोफिल का है मेरे भाई, मीसोफिल ये रहा, इसकी ऑप्टिमम रेंज कितनी लिखी है, 37 डिग्री सेल्सियस लिखी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे आपको क्या देखना है। मैंने दोनों रेंज आपको बता दी कि ग्रोथ रेंज अगर इसकी पूछेगा मीसोफिल की यानी 38 क्वेश्चन की, तो वो आप बता देंगे कि 20 से 45 डिग्री सेल्सियस होगी, वो या इसमें कहीं पे भी नहीं है। हम ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेंगे, 20 से 45 इसको हम बना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी ऑप्टिमम अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ऑप्टिमम होगा इसका 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे बता दी है। और जब मैं इसको PDF डालूंगा तब इसको मैं करेक्ट भी कर दूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 39 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे थर्मोफिलिस, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है। तो देखो फिर से आ जाओ ऊपर, थर्मोफिलिस कहाँ है मेरे भाई, ये रहा, 45 से 80 है, ऑप्टिमम कितना है, 55 है। अब बताओ यहाँ पे कहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक को हम करेक्ट कर लेंगे, 45 से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस, इसको हम सही मानेंगे। और इसके अलावा 55 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका ऑप्टिमम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। बाकी जब मैं PDF दूंगा तो इसको करेक्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने सारे के सारे आपको एक बार में बता दिए। और बाकी ये जो मीसोफिल है ना, मोस्टली जो बैक्टीरिया है ना सबसे ज़्यादा इसी पे मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा लगभग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना, इतना ही लगभग हमारा ये रहता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसी पे ग्रोथ इनकी रहती है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ ही इसी पे करते हैं, ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 25 से 40, तो भाई ये ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड हिट, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये ऐसा भी बिल्कुल यहाँ पे लिखा ना 25 से 40, ये भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एग्जैक्ट इसलिए लिख दिया ये मैंने कि कहीं हो सकता है आपने कहीं 25 से 40 लिख लिया और यहाँ पे आप 20 से 45 देखोगे तो आपको अरे सर ये क्या हो गया। तो इसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब इसके तुम देखो ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, 0 से 10, 45 से 65, 80 से 100। तो इस प्रकार के ऑप्शंस में तो आप कह सकते हो ना कि सर के 20 से 45 हो या 25 से 40 हो, ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो हम यही वाला लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आ जाओ, थर्मोफिलिस में यहाँ लिखा है 55 टू 65 और मैंने यहाँ पे लिखा है 45 टू 80 डिग्री। अब मुझे बताओ इसके सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 55 टू 65, क्योंकि ये बहुत आइडियल कंडीशंस ऐसी कोई है नहीं कि इस एकदम से यही फिक्स है। इसलिए जब भी आंसर लगाओ पेपर में तब आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी रेंज अगर ऊपर नीचे दिखती है ना, अगर 4 से 5 डिग्री 10 डिग्री तक का भी अगर उसमें गैप है तो आप वहाँ पे जा सकते हो उसके साथ में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। फूड इंडस्ट्री में सबसे सामान्य माइक्रोबियल काउंट इनमें से क्या है। मोस्ट कॉमन माइक्रोबियल काउंट इन फूड इंडस्ट्री बताइए। SPC है, मोल्ड काउंट है, ईस्ट काउंट है या फिर वायरल लोड है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट SPC यही इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले से, सबसे बेसिक है, वाइडली यूज़ करने वाला माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है ये। खाने में बाइवल बैक्टीरिया, जो जिंदा बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को बताता है। फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। मिल्क प्लांट में इसका इस्तेमाल करते हैं। मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, पैकेज फूड फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले SPC टेस्ट यही होता है ना। फूड सेफ है कि नहीं, सेल्फ लाइफ इसकी कितनी है, कंटेमिनेशन का इसका लेवल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई हम इससे पता करते हैं। ठीक है, मोल्ड काउंट ये गलत हो जाएगा, स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसा किया जाता है जैसे कि सीरियल्स में किया जाता है ना। कॉमन नहीं है ये, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कॉमन को इनमें से कौन सा है। देखो मोस्ट कॉमन कौन सा है, करने को मोल्ड काउंट भी है, ये भी काउंट करता है, बट ये ईस्ट काउंट की बात कर लो, ये भी सिलेक्टिव इंडस्ट्री में होता है ना, ये भी यहाँ पे काम नहीं होगा। बाकी वायरल लोड ये फूड बायोलॉजी टेस्ट में वहाँ पे होता है, काफ़ी रेयर है, लेकिन रेयर के साथ साथ एक्सपेंसिव मेरे भाई बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, कॉमन SPC हो जाएगा। 41 पे चलते हैं। मिल्क का स्वीट कर्डलिंग ये किसके कारण होता है। देखो क्या कमाल की आज मैं आपको बात बताऊंगा इस सवाल में। सबसे पहले ये समझो, जो मिल्क की कर्डलिंग होती है ना मेरे भाई, ये 2 तरह से होती है, ये आपको आज पता चलेगा। देखो एक होती है सोर कर्डलिंग, लिख दूं क्या कर्डलिंग भी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, और सेकंड एक होती है जिसको बोलते हैं हम स्वीट कर्डलिंग, ये होती है एंजाइम से। इसमें जो pH है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, अब pH कम नहीं होगा
तो एसिडिटी जो है यानी कि एसिड वो भी इसमें कम बनेगा। लेकिन याद रखो मिल्क फिर भी इसमें जम जाता है ना, फिर मिल्क इसमें जम जाता है, स्वीट कर्डलिंग ये हमको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे सोर कर्डलिंग, इस सोर कर्डलिंग को थोड़ा सा समझ लो, ये ऐसे समझो ये एसिड से बनने वाला कर्ड है, दही है। इसमें क्या होता है, LAB जो होता है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, ये जो लैक्टोज होती है उस लैक्टोज को एसिड में बदल देता है, यानी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज क्या है मेरे भाई, ये शुगर है और इसको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इससे मिल्क का जो pH है वो काफ़ी गिर जाता है। इसमें भी दही जमता है, कैसा होता है, खट्टा दही जमता है और मीठा इसमें जमता है ये एंजाइम के द्वारा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, अब मुझे बताओ इसमें से जो सामान्य दही है या इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कर्डलिंग, वो इनमें से कौन सी है, ये 1 नंबर है या फिर 2 नंबर है? यह मुझे तुम कमेंट में बताना कि सर इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन A है, इसको हम सामान्य दही बोलेंगे या 2 को बोलेंगे, बताओ। और स्वीट वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आंसर तो बता दोगे ना मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई A। तो बैसिलस स्पीसीज वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। देखो इसकी जगह पे आपके लिए ऑप्शन ये भी आ सकता था, तो इसका आंसर बदल जाता बिल्कुल, साइकोट्रॉप्स। अगर ये आ जाए या फिर इसकी जगह पे आ जाता लिखा हुआ प्लाज्मिनेलेज, अगर ये आ जाता तो हमारे आंसर्स ये हो जाते। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। लैक्टोबैसिलस जो है ना, इसको इस बैसिलस से कंफ्यूज मत कर लेना। आप कहोगे सर लैक्टोबैसिलस है, इसे तो खट्टा बनता है, तो लैक्टोबैसिलस ये बैसिलस स्पीसीज में इसमें वो वाला नहीं है जो एंजाइम्स बनाता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। ऑप्शन A थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन परेशान नहीं होना, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। स्वीट कर्डलिंग जब होगी वो एंजाइम्स के थ्रू होती है और एंजाइम्स के थ्रू होगी तो बैसिलस स्पीसीज जो होती है इसका मैंने जो आपको बताया साइकोट्रॉप और ये प्लाज्मिनेलेज, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलो 42 में चलते हैं। एग स्पॉइलेज इसका मुख्यतः किसकी वजह से होता है, स्यूडोमोनास की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस या फिर क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है, बताइए। देखो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अंडों का स्पॉइलेज जो है ज़्यादातर सरफेस से होता है। ठीक है, अब सरफेस से कैसे होता है, जो एग सेल होती है ना, जो उसके ऊपर वाइट जो खोल होता है उसका, उसमें पोर्स हो जाते हैं कभी, मतलब छोटे छोटे उसमें छेद हो जाते हैं जो हमको दिखते भी नहीं है, और बैक्टीरिया उन छेदों के अंदर से अंडे के अंदर घुस जाता है। सबसे कॉमन स्पॉइलेज यही माना जाता है। और जो अंदर जो बैक्टीरिया उसके अंदर घुस के जाएगा वो कौन सा होगा, तो स्यूडोमोनास आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जब ये जाएगा तो सबसे कॉमन स्पॉइलेज है। ठीक है, और ये ऐसा है मेरे भाई कि साइकोट्रॉपिक है ये, यानी कि फ्रिज में रख दोगे ना तब भी ये बढ़ जाएगा मेरे भाई। इससे आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको बता सकता है, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है बस कंफ्यूजिंग है, ब्लू रॉट अगर ये लिखा आ जाए आपको कहीं, ग्रीन रॉट या फिर आपको ब्लैक रॉट, ये भी अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये सारे के सारे एक ही चीज़ की वजह से हो रहे हैं और उसका नाम है स्यूडोमोनास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। बोल रहा है आपसे थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया ये कौन होते हैं, बताइए। हीट रेसिस्टेंट तो होते हैं लेकिन हीट लविंग नहीं होते हैं। हीट लविंग, कोल्ड लविंग, ऑब्लिगेटली एनएरोबिक, बताइए कौन सा इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा हीट रेसिस्टेंट पर हीट लविंग नहीं। अब देखो बताता हूँ, समझाता हूँ क्या कह रहा है। थर्मोफिलिस जो मैंने आपको बताओ क्या होता है इनका रेंज, मैंने आपको बताया 55 to 65 डिग्री सेल्सियस ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रेंज ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, 60 से 70 हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पर 5 से 10 दे दे, तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले तो याद रखेंगे। अब बताओ थर्मोड्यूरिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं मेरे भाई, हीट रेसिस्टेंट। हीट रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये हीट पे सर्वाइव कर जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो इस टेम्परेचर पे कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, आइडियल इनके लिए नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा और सिंपल बताता हूँ। थर्मोड्यूरिक जो है हीट पे सर्वाइव तो कर जाते हैं लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसीलिए जो थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया है ना, पाश्चराइजेशन के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए मिल्क स्पॉइलेज का सबसे बड़ा कारण भी ये कभी कभी बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी के ऑप्शन तो हमारे काम के हैं ही नहीं, है ना। 44 पे चलते हैं। मिल्क स्पॉइलेज बाय हीट रेसिस्टेंट एंजाइम्स ये किससे होता है, बताइए। स्यूडोमोनास, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर राइजोबियम, बताएं।
समझो पहले तो मीट मीट नहीं, मिल्क स्पॉलिश की बात यहाँ पे कर रहा है। हीट रेसिस्टेंट एंजाइम शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया है। अब देखो क्या करेंगे, इनका कुछ काम होता है। जैसे जो लाइपेज होता है, लाइपेज ये फैट को ब्रेक डाउन करेगा। इसके बाद एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीज, प्रोटीन नहीं है प्रोटीज है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक करता है, तोड़ता है। प्रोटीज ये प्रोटीन को तोड़ता है। अब देखो ये पास्चराइजेशन में भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। मरने से मतलब ऐसा मत समझना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंजाइम्स हैं ये। अब एंजाइम्स का मुख्य सोर्स क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। इन एंजाइम्स का मेरे भाई मुख्य जो सोर्स होता है वो होता है बैसिलिस, ठीक है, जो स्पोर्स को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पास्चराइजेशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं और बाद में एंजाइम बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, बैसिलिस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हीट कौन देगा, पास्चराइजेशन किया जाएगा कि नहीं दूध को सही करने के लिए। अब दूध को जब पास्चराइजेशन किया जाएगा तो वही हीट दी जाएगी, तो हीट पे ही रेसिस्टेंट कर जाएंगे, बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। और जैसे ही फिर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो एंजाइम बना देंगे, ठीक है। बस कहानी ख़त्म, इससे ज़्यादा सीखना ही नहीं है, इसमें जानना ही नहीं है कुछ भी। बाकी क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग में माइक्रोबियल रिस्क किसका होता है। मेजर माइक्रोबियल कंसर्न इन एसेप्टिक पैकेजिंग व्हाट, स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, ईस्ट, मोल्ड या फिर लेक्टोकोकस, इनमें से कौन सा होता है बताएं। जैसे यहाँ पे देखो फूड और उसको का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो, इन दोनों को अलग अलग स्टरलाइज किया जाता है। इसको भी पहले स्टरलाइज किया जाता है, इसको भी पहले अलग से स्टरलाइज किया जाता है, दोनों चीज़ों को। उसके बाद जाकर के स्टराइल एनवायरनमेंट बनाया जाता है एक, है ना, वहीं पे इनको मशीन्स के द्वारा इनको पैक किया जाता है। यानी कि कंटेमिनेशन की कोई इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना, इसलिए। लेकिन इसके लिए फिर भी एक बड़ा खतरा है जो इसके ऊपर रहता है, वो होता है मेरे भाई स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस। यानी कि ऐसे बैसिलस, ऐसे बैक्टीरिया जो कि इस हीट में चाहे खाने को गर्म कर लो, चाहे पैकिंग को गर्म कर लो, चाहे फिर पैकिंग में खाने को रख के फिर से गर्म कर दो, वो तब भी सर्वाइव कर जाते हैं। सर्वाइव कैसे कर जाते हैं, खुद को वो स्पोर्स बना देते हैं, कॉपी बना देते हैं और खुद इनएक्टिव हो जाते हैं। और वो जो इनकी स्पोर्स कॉपी होती है वो भी इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन जैसे ही फिर ये ठंडा होता है फिर से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप बस याद रखेंगे। तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर, स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। लो एसिड कैंड फूड्स में सबसे सीरियस हैजार्ड इनमें से कौन सा होता है बताइए। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम या फिर सैक्रोमेसिस, क्या होएगा बताओ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ये सवाल तो शायद मुझे लगता है पहले भी हम कर चुके हैं। सबसे पहले याद रखेंगे जो लो एसिड फूड होते हैं, जैसे पीएच जिनका हो 4.6, इससे भी कम या फिर इसके इक्वल लगभग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मीट, फिश हो जाए, वेजिटेबल हो जाए, पल्सेस हो जाए, वो ये जो पीएच है ना, इस पे सबसे खतरनाक जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो है मेरे भाई क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन फ्री यानी कि अनएरोबिक कंडीशन में टॉक्सिन बना लेता है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और जो कैंड फूड होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, अनएरोबिक होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा खतरा बोटुलिज्म टॉक्सिन का इन्हीं में ये होता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे जो लीथल टॉक्सिन है वो अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, बोटुलिनियम टॉक्सिन हो जाएगा। जो हीट में भी झेल जाए वो भी यही हो जाएगा, और बाकी पैरालिसिस, डेथ तक के लिए हमारे लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, चलो ठीक है। चलो मुझे एक छोटी छोटी चीज़ बताओ, पेनिसिलियम क्या है, फंगस है। सैक्रोमाइसिस क्या है बताओ, ये ईस्ट है। और लैक्टोबैसिलस क्या है बताओ, एसिड प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया है। चलिए 47 पे चलते हैं। विब्रियो फूड बॉर्न इन्फेक्शन, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है बताओ। अच्छा सवाल, इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ, ये सी फूड से जुड़ा हुआ है। कुछ बता देता हूँ, बी कॉलेरा ये होता है ना। और एक और होता है वी, नहीं, वी तो विब्रियो को डिनोट करता है, बल्निफिकस, ये दो बस याद रख लो, ठीक है। बाकी याद नहीं आ रहे अभी। ये सॉल्टी वाटर होता है, उसमें ग्रोथ करते हैं, ठीक है। बस ना फूड बॉर्न इन्फेक्शंस कर सकता है बॉडी में, तो जैसे वाटरी डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल हमारे पेट में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, दर्द होता है, फीवर, वॉमिटिंग, ये तो बेसिक सी चीज़ें है ना। और बहुत सीरियस हो जाए तो जान भी जा सकती है, इतना है। 48 पे चलते हैं। फूड क्वालिटी के लिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म में से कौन सा है, कॉलीफॉर्म है, राइजोपस ईस्ट या फिर सूडोमोनास, इनमें से कौन सा हो जाएगा बताएं।
अच्छा सवाल है ये भी। आंसर हो जाएगा कॉलीफॉर्म इसका ए। अब देखो, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जिनकी प्रेजेंस ये बताती है हमको कि खाने में या पानी में, यानी कि फूड या फिर वाटर, इसमें इसमें कंटेमिनेशन यानी कि दूषित हुई हाइजीन अच्छी है कि बेकार है ये बता सकता है ना। और प्रोसेसिंग और हैंडलिंग ठीक से हुई है कि ख़राब तरीके से हुई है, ये सारी चीज़ें बता सकता है। फूड इंडस्ट्री में और यूनिवर्सल लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है, इनका अगर कोई एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले तो खट से बता देना मेरे भाई, ई कोलाई बता देना, ठीक है। और कौन सा बता सकते हो, एक और बता दो, कौन सा याद आ जा भाई, एंट्रोबैक्टर, ठीक है। ये दो चीज़ें बस याद रख लो। चलो ठीक है, चलो बाकी ऑप्शंस अगर चाहो तो देख लो। ये जो राइजोपस दिखाई दे रहा है ये ब्रेड का मोल्ड है, ये है ना। और ये ईस्ट है, ये ईस्ट स्पॉलिज इंडिकेटर है, ये हाइजीन इंडिकेटर नहीं है। मतलब स्पॉलिज तो बता देता है पर ये हाइजीन को नहीं बताता। लेकिन जबकि हम इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म में बात करें, ये हाइजीन भी बता देता है। स्यूडोमोनास की बात कर लो मेरे भाई, ये स्पॉलिज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, ये है ना। ये कंटेमिनेशन इंडिकेटर वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। चलो 49 पे चलते हैं मेरे भाई। प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन बनने में मुख्य फैक्टर क्या है। देखो इसी से हमने शुरुआत की थी अपनी इस प्रैक्टिस सेशन की। अब बताओ, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, लाइट एक्टिवेशन, हीट एक्टिवेशन या फिर सॉल्ट एक्टिवेशन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य सा उत्तर है, अब तो आपको पता होना चाहिए, बता दिया है। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। मैंने इसके बारे में बताया था कि एक बैक्टीरिया होता है, जैसे पीटी जहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ पे लिखा था बीटी, मैंने आपको बीटी टॉक्सिन स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रोटॉक्सिन भी बताया था, बीटी टॉक्सिन। तो बी से मैंने बैसिलस बताया था और टी से मैंने थ्रुंजेनेसिस आपको बताया था कि ये इंसेक्ट में जाता है मेरे भाई। तो पहले जो प्रोटॉक्सिन था, प्रोटॉक्सिन यानी ये है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव कब होता है, जब ये इंसेक्ट के कीट के पेट में जाता है। और वहाँ पे जाके क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पीएच है वो होता है आपका 8 से 11 या 10 से 11, समझ रहे हो, यानी कि एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है ना, ये क्या है, एक एंजाइम है। और ये क्या करता है, जो प्रोटॉक्सिन है उसको काट देता है एक तरह से। और जब वो काट देगा तो जो टॉक्सिन है, जो प्रोटॉक्सिन है पहले से इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है और इससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन का सबसे कोर बायोकेमिकल स्टेप क्या है मेरे भाई, प्रोटियोलिटिक जो क्लीवेज है वो है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ईस्ट स्पॉइलेज सबसे अधिक किस फूड में आपको देखने को मिलता है, हाई शुगर फूड, एग या फिर मीट या फिर सीरियल, कॉन्सेप्ट समझ लो। चलो एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जो ईस्ट है ना ये शुगर लविंग ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। इतनी सी चीज़ें पहले तो याद रख लो। अब देखो ये करते क्या हैं, अगर हाई शुगर है कहीं पे बढ़िया खुश रहते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। इसके अलावा एसिडिक है अगर कोई, जैसे पीएच इसका कम है, वहाँ पे ग्रो करेंगे क्या, बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि वाटर एक्टिविटी इसमें लो है, AW वैसे होता है, AW गलत लिख दिया मैंने, AW है ना, वाटर एक्टिविटी कम है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कर जाएंगे। चलो इसके अलावा फर्मेंटेशन करते हैं मेरे भाई, ये जो CO2 है, फर्मेंटेशन में CO2 है प्लस एल्कोहल, इन दोनों को बना देते हैं, CO2 और एल्कोहल ये बनाते हैं फर्मेंटेशन में। इसलिए जिन फूड्स में शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो ईस्ट स्पॉइलेज सबसे कॉमन वहीं पे होता है, हाई शुगर फूड्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स इसके आप जैम, जेली, हनी, फ्रूट जूस, सिरप, तमाम प्रकार की चीज़ें, बेकरी के सामान, स्वीट वाली बेवरेज, सारे के सारे, कंडेंस जो मिल्क आता है वो, इन सब में ये देखने को भाई मिलता है। तो हाई शुगर फूड ईस्ट के लिए सबसे परफेक्ट हैबिटेंट रहता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी जो ईस्ट होते हैं बताओ, ऑस्मोफिलिक होते हैं वो, ठीक है, यानी कि हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन में भी ग्रोथ कर लेते हैं, बस बेसिक सी बात है। चलो तो यहाँ तक हमने कर लिया मेरे भाई, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत हो गए। इसके बाद बाकी के सारे एक और दूसरा वीडियो आएगा कल, उसमें डाल दूंगा मैं, जिससे आपका कंप्लीट पूरा यूनिट हो जाएगा। अब मेरे भाई एग है, ये किस चीज़ से ख़राब होता है, कंटेमिनेशन का कारण इसके कौन है, मीट का कंटेमिनेशन का कारण, सीरियल्स का कंटेमिनेशन का कारण, इससे बनने वाला कोई जो मेन टॉक्सिन है वो कौन कौन से होते हैं। ये 3 सवालों की आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको चीज़ें अच्छी लगी, आपको समझ आई सारी की सारी चीज़ें, फिर हम इस चीज़ को ऐसे ही शानदार तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
बाकी जो लोग मेंबर्स बने हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो लोगों के पास जब भी आप वीडियो देखते हो तो उस पर एक हाइप का ऑप्शन आता है नीचे। अगर आपको वो दिखता है, कर सकते हैं मेरे भाई, छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं चाहता उसमें आपका। आप करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो को हाइप मिलती है, व्यूज़ थोड़े इसके और आ जाते हैं, बेसिक सी बात है, उससे थोड़ा सा यार मोटिवेशन आता है।